हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप सभी के सभी बहुत ही अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर के अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक के जो पास्ट एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस हैं और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का बुलेट रिवीजन ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे क्या कर रखा है, अपलोड कर रखा है। और ऑलरेडी हम सेक्शन 94A, 94B, 92CE के न्यूमेरिकल्स और बुलेट रिवीजन ऑलरेडी अपलोडेड करे हुए हैं। तो आइए अब हम यहां पर क्वेश्चंस कर लेते हैं सारे के सारे, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। और न्यूमेरिकल्स अप्रोच आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रिपरेशन को हमेशा न्यूमेरिकल बेस बनाएं रादर देन क्या है, प्रोविजन बेस से। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे, या लेटेस्ट अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम सबसे पहले करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हम आकांक्षा लिमिटेड एक क्या है, इंडियन कंपनी है। हम आकांक्षा लिमिटेड कौन हो गए, एक इंडियन क्या है, कंपनी है। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट करा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस का, रिलेटिंग टू कौन सी है, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल ड्रग। मैं यहीं पर आपके लिए जूस निकाल दूं। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल ड्रग के रेस्पेक्ट में, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल ड्रग के रेस्पेक्ट में। ओके, और आपके ट्रांजैक्शन का अमाउंट 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं है। आई रिपीट, 200 करोड़ रुपए का ज्यादा नहीं है। और आप अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट का 24%, मिनिमम 24% अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस प्राइस पे आपने ट्रांजैक्शन करी है उसी प्राइस को आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस मान ली जाएगी। ऐसा हमें रूल 10D मतलब सेफ हार्बर रूल ने क्या करा है, बताया है। ओके, और ये एक एलिजिबल ट्रांजैक्शन है प्रोवाइडेड ये ट्रांजैक्शन आपने अपनी किसके साथ करी हो, एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ में करी हो। तो क्वेश्चन में कहा गया है ये ट्रांजैक्शन हमने किनके साथ करी है, पलक इनकॉर्पोरेटेड फॉरेन कंपनी है। ओके, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो गई। जिन्होंने हमको लोन दिया, गारंटी दी हुई है कितनी, 18% ऑफ टोटल बोरोइंग की। और सेक्शन 92A बोलता है कि अगर एक एंटरप्राइज ने दूसरे एंटरप्राइज के टोटल लोन के 10% या उससे ज्यादा की क्या दे रखी हो, गारंटी दे रखी हो, तो दोनों एंटरप्राइजेस को हम क्या मान लेते हैं, एसोसिएटेड मान लेते हैं। जिसमें पलक इनकॉर्पोरेटेड कौन है, नॉन रेसिडेंट है, तो ये एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो गई। जेनेरिक फार्मास्यूटिकल ड्रग का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक एलिजिबल ट्रांजैक्शन है सेफ हार्बर रूल के लिए। ओके, तो अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यहां पर जो ट्रांजैक्शन की गई है उस ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना है, 75 करोड़ है, जो कि 200 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, अभी भी एलिजिबल है। और हमने जो प्रॉफिट डिक्लेयर करा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बताया है वो हमने बताया है 7.5 करोड़, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं, 34 करोड़ के हैं। तो हमको देखना पड़ेगा 7.5 करोड़ को 34 करोड़ से डिवाइड करेंगे। आप भी अपने कैलकुलेटर पे कर लीजिए, मैं भी अपने कैलकुलेटर पे कर रहा हूं। 7.5 डिवाइडेड बाई 34, तो ये परसेंटेज आ रहा है 22.05। ओके, 22.05। सेफ हार्बर रूल के एप्लीकेबिलिटी के लिए मिनिमम 24% हमको क्या बताना था, प्रॉफिट बताना था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताना था। ऑपरेटिंग किसका, कॉस्ट का। यहां 24% से हमने कम बताया है। यहां सेफ हार्बर रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। जिस प्राइस पे आपने ट्रांजैक्शन करी है उसको एएलपी नहीं माना जाएगा। ओके, और यहां पर क्या होगा, एएलपी का डिटर्मिनेशन होगा, और जितनी सी भी एएलपी आएगी उतने से आपका टोटल प्रॉफिट क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। तो यही हमारा यहां पर क्या दिया है, आंसर दिया है, आप लास्ट में पढ़ सकते हैं। ट्रांसफर प्राइस डिक्लेयर्ड बाय आकांक्षा in respect of international transaction will not be acceptable, क्योंकि आपने मिनिमम 24% प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं करा, आपने करा 22.05। तो सेफ हार्बर रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, और इस वजह से जिस प्राइस में आपने ट्रांजैक्शन करी है वो प्राइस एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ओके, तो ये हमारा क्या था, एक अच्छा क्वेश्चन था जो सेफ हार्बर रूल के बेसिस पे था। इस क्वेश्चन को हमने क्या करा, सॉल्व करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। लेटेस्ट में से है, मुस्कान लिमिटेड एक कौन है, इंडियन कंपनी है। ये क्रिकेट किट क्या करती है, इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है। और कहां पर एस्टेब्लिश है, सेक्शन 10AA मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर क्या है, ये एस्टेब्लिश है, जहां पर एक्सपोर्ट प्रॉफिट की क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। फर्स्ट 5 ईयर 100% मिलती है, नेक्स्ट 5 ईयर कितनी मिलती है, 50% मिलती है। अब इन्होंने कहां सेल करी है, यूके सेल करी है। यूके सेल करी है, किसको सेल करी है इन्होंने,
इन्होंने यूके सेल करी है किसी केएस को ओके, केएस को इन्होंने क्या करी है, सेल करी है। और हम जो इंडिया में हैं, हम उनका क्या करते हैं, पेटेंटेड डिजाइन क्या करते हैं, यूज करते हैं। एज पर सेक्शन 92 अगर हम किसी के होली डिपेंडेंट हैं कॉपीराइट पे, पेटेंट पे, ट्रेडमार्क पे, नो हाउ पे, इसी तरह के कॉमर्शियल राइट पे, तो दोनों एंटरप्राइजेस को क्या मान लिया जाता है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज मान लिया जाता है। और जो केएस है वो कहां पर एस्टेब्लिश्ड है, यूके में एस्टेब्लिश्ड है। तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन भी कौन सी हो गई, इंटरनेशनल हो गई, और बिटवीन कौन सी हो गई, एसोसिएटेड की हो गई, क्योंकि हम होली डिपेंडेंट है उनके प्रोवाइड किए गए किस पे, पेटेंटेड किस पे, डिजाइन पे। हमने उनको स्पोर्ट किट क्या करा है, सप्लाई करा है एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर किट, और 30,000 किट हमने उनको क्या करे, एक्सपोर्ट करे। असेसिंग ऑफिसर ने उसकी एएलपी का डिटर्मिनेशन करा, तो एएलपी निकल के आई है ₹6,000 क्या है पर किट। इसका मतलब ₹1,000 पर किट से हमारा प्रॉफिट इंडिया में क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। और असेसिंग ऑफिसर ने जो प्रॉफिट इंक्रीज किया है, हमने उसको क्या कर लिया है, एक्सेप्ट भी कर लिया है, और हमारी इनकम भी क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी है। तो यहां तक कि हमको बात समझ में आ गई है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या दोनों एंटरप्राइजेस को क्या एसोसिएटेड एंटरप्राइज माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन से? आंसर इज यस। अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज के प्रोवाइड किए गए टेक्नोलॉजी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, नो हाउ पे अगर होली डिपेंडेंट होती है, तो दोनों एंटरप्राइजेस को एसोसिएटेड एंटरप्राइज डीम्ड कर लिया जाता है। इसके बाद में पूछ रहे हैं कि इंडिया की जो एमके लिमिटेड है उसकी क्या लायबिलिटी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 1,000 से क्या करा है, पर किट की प्राइस इंक्रीज करी है, और ऐसे टोटल 30,000 किट हमने एक्सपोर्ट करे थे। इसका मतलब हमारे इंडिया में प्रॉफिट 3 करोड़ रुपए से क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। कितने से इंक्रीज किया जाएगा, 3 करोड़ से इंक्रीज किया जाएगा। अब यहां पर हमारी क्या लायबिलिटी आती है, तो हमारी लायबिलिटी यह आती है कि जिस भी दिन असेसिंग ऑफिसर ने क्या करा है, ऑर्डर पास करा है, उसके विद इन 90 डेज में हमको वो एक्सेस मनी जो 3 करोड़ है वो इंडिया में क्या कर लेना है, रीपेट्रिएट कर लेना है। अगर हम 90 डेज में क्या नहीं कर पाते हैं, रीपेट्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो डीम्ड मान लिया जाएगा कि ये 3 करोड़ हमने हमारी जो नॉन रेसिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, डीम्ड मान लिया जाएगा कि हमने उनको लोन दे रखा है, एडवांस दे रखा है, और उस पे इंटरेस्ट की इनकम क्या हो जाएगी, एक्रू हो जाएगी। तो ये हमारी क्या बनती है, लायबिलिटी बनती है। एल्स अगर हम रीपेट्रिएट नहीं कर पाते हैं 90 डेज में, तो हमको एक और ऑप्शन दिया गया है कि हम इस पे 3 करोड़ पे एडिशनल इनकम टैक्स भी क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 18%, 12% सरचार्ज और 4% सेस। और इस केस में फिर कोई भी सेकेंडरी एडजस्टमेंट हमारी बुक्स में नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये हमने यहां पर एक क्वेश्चन हमारी किसको लेके बन गया, ये हमारा बन गया सेक्शन 92 CE को लेके भी हमारा एक पॉइंट इन्होंने यहां पर बना दिया। इसके बाद में हमारी इंडिया में जो कौन है, एंटरप्राइज है, वो बोलती है कि हम तो सेक्शन 10AA की डिडक्शन के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। तो हम आंसर देंगे कि एज पर सेक्शन 92C सबसेक्शन 4, और उसके किसकी वजह से, फर्स्ट प्रोवाइजो की वजह से। अगर असेसिंग ऑफिसर ने आपका प्रॉफिट इंक्रीज करा है या लॉस डिक्रीज करा है, तो आपको फर्स्ट प्रोविजो बोलता है सेक्शन 10AA और चैप्टर 6A की उस बढ़ी हुई इनकम के रेस्पेक्ट में किसी भी तरह की कोई भी क्या नहीं मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ये 3 हमारे क्या आए थे, पॉइंट आए थे, 3 पॉइंट आए थे। तीनों को मैंने यहां पर हाईलाइटेड करा हुआ है कि देखिए होली डिपेंडेंट है तो क्या बन गए, एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन गए। ये जो 3 करोड़ का एक्सेस अमाउंट है, इसको हम डीम्ड क्या मान लेंगे, एडवांस मान लेंगे। अगर हम 90 डेज में उसको असेसिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास करा रीपेट्रिएट नहीं कर पाते हैं, 92C सबसेक्शन 4 के फर्स्ट प्रोविजो की वजह से जितने से टोटल इनकम इंक्रीज हुई है, उस बढ़ी हुई इनकम के रेस्पेक्ट में सेक्शन 10AA या चैप्टर 6A की कोई भी हमको क्या नहीं मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो देखिए बहुत ही कम समय आपका लेके, लेकिन पूरा क्वेश्चन हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम क्या करते हैं, आते हैं। ओके, लेटेस्ट अटेम्प्ट में आए हुए ये क्या है, क्वेश्चंस हैं या स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस हमने इस पीडीएफ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं। अब देखिए हम एक इंडिया में DIY क्या है, लिमिटेड कंपनी है, और एंड सब्सिडरी हम क्या है, सब्सिडरी है किसके, एक फॉरेन कंपनी के, ऑस्ट्रिया में कंपनी है उसकी सब्सिडरी है। सब्सिडरी का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम दोनों एंटरप्राइजेस क्या है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हैं, क्योंकि 26% या मोर का वोटिंग पावर क्या करा हुआ है, हेल्ड करा हुआ है उन्होंने, ठीक है, नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज ने। हम यहां पर फैब्रिक क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। हम यहां पर फैब्रिक क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है।
हमने बोर्ड के साथ में क्या करा है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट करा। तो देखिए क्वेश्चन 92CC को लेके बन रहा है, एडवांस प्राइसिंग क्या है, एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट एंटर्ड हुआ है 25 नवंबर 2020 को। अब मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहूं कि जिस दिन ये एग्रीमेंट क्या हुआ है, एंटर्ड हुआ है, जिस प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में, अगर उस प्रीवियस ईयर का रिटर्न आपने ऑलरेडी क्या कर दिया है, फाइल कर दिया है, इस एग्रीमेंट को एंटर होने से पहले आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दिया उस प्रीवियस ईयर का, जिस प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में ये एग्रीमेंट क्या हुआ है, एंटर्ड हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ जिसमें ये एग्रीमेंट क्या हुआ, एंटर्ड हुआ। ओके, जैसे कि नवंबर में एग्रीमेंट एंटर हुआ, तो नवंबर के एंड से आपको विद इन 3 मंथ्स, दैट इज दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 28 फरवरी तक आपको अब रिटर्न को क्या कर लेना है, मॉडिफाई कर लेना है, रिवाइज नहीं, रिटर्न को क्या करना है, मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब है रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली इन अकॉर्डेंस ऑफ क्या, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ठीक है ना, वो आपको क्या कर लेना है, मॉडिफाई कर लेना है। ओके, तो ये हमने अभी तक इसका क्या निकाला, क्वेश्चन पढ़ा है हमने। अब इसके बाद में असेसी क्या चाहता है, असेसी चाहता है रोल बैक, क्या चाहता है, प्रोविजन चाहता है प्रीवियस ईयर 16-17, 17-18, 18-19 और कौन सा है 19-20, 4 साल के लिए। इसके लिए भी प्रोविजन क्या है, जिस प्रीवियस ईयर से एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या हुआ है, एंटर्ड हुआ है, उसके प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर, जैसा कि हम क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये हमारा प्रीवियस ईयर 20-21 से एग्रीमेंट हुआ है 20 इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर 2021। तो रोल बैक प्रोविजन जो होंगे इसके प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर का मतलब कौन सा हो जाएगा, 16-17, 17-18, 18-19 और कौन सा हो गया 19-20, तो 4 साल के लिए एप्लीकेबल हो सकेगा। लेकिन उस क्वेश्चन में क्या कहा, इस क्वेश्चन में का ए जो है, ए चाहता है रोल बैक प्रोविजन को एप्लीकेबल करना चाहता है असेसमेंट ईयर 14-15, मतलब प्रीवियस ईयर 13-14 के लिए भी करना चाहता है, 14-15 के लिए भी करना चाहता है और 15-16 के लिए भी करना चाहता है। तो यहां पर आपको बता दें रोल बैक प्रोविजन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होता है, प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर के लिए होता है। और मैक्सिमम वर्ड यूज करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अगर आपको ऑप्ट करना है तो प्रीसीडिंग ऑल 4 प्रीवियस ईयर के लिए करना पड़ता है, आप 1 या 2 या 3 के लिए नहीं कर सकते। तो यहां पर असेसिंग ऑफिसर का कंटेंशन गलत है, इस प्रीवियस ईयर के लिए रोल बैक प्रोविजन क्या नहीं करा जा सकता है, एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता है। अब यहां पर यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है रिटर्न क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। असेसमेंट ईयर 20-21 लिखा है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, 19-20। उसके लिए आपने रिटर्न ऑलरेडी पहले 26 अगस्त को फाइल कर दिया, जबकि आपका एग्रीमेंट हुआ था 25 नवंबर को। तो अब क्या करना है, नवंबर के एंड से विद इन 3 मंथ्स में आपको अपना मॉडिफाई रिटर्न क्या कर देना है, फाइल कर देना है। एंड फॉर असेसमेंट ईयर कौन सा है, 21-22 का आपने कब करा है, 31 अगस्त को। ये तो आपने क्या करा है, बाद में करा है। तो जो रिटर्न आप बाद में फाइल करोगे तो वो ऑब्वियसली बात है इन अकॉर्डेंस ऑफ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट ही करोगे। ओके, तो अब क्या करना है, अब कुल मिला के ये करना है कि इस डेट, ये जो डेट है, इस डेट से पहले कि जिनके लिए जो भी एग्रीमेंट क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है, जैसे 16-17 के लिए भी हो रहा है, 17-18 के लिए भी हो रहा है, 18-19 के लिए भी हो रहा है और 19-20 के लिए भी हो रहा है। ओके, तो इन सभी के आपको क्या करने होंगे, मॉडिफाई रिटर्न फाइल करने होंगे एंड ऑफ द मंथ से विद इन 3 मंथ्स के अंदर। इन सभी के लिए आप क्या कर दीजिएगा, मॉडिफाई रिटर्न फाइल कर दीजिएगा। ओके, अब यहां पर बोलते हैं जो असेसमेंट ईयर 17-18 है, 18-19 है, 19-20 है, 20-21 है, ये सभी के सभी असेसमेंट ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके थे। मतलब जब ये एग्रीमेंट एंटर हुआ तो उससे पहले ये असेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे। तो आपको बता दूं, अब असेसिंग ऑफिसर को अपनी टोटल इनकम मॉडिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना, रीअसेसमेंट नहीं, उसको सिर्फ टोटल इनकम क्या करनी, मॉडिफाई करनी होगी। और मॉडिफाई भी कैसे, इन अकॉर्डेंस ऑफ क्या, मॉडिफाई रिटर्न जो क्या करा है, फाइल करा है। और इसको टोटल इनकम को मॉडिफाई करने के लिए असेसिंग ऑफिसर को कितना समय मिलता है, 1 ईयर मिलता है। और 1 ईयर भी कब से मिलता है, उस एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से, उस एंड ऑफ द किससे, एंड ऑफ द किससे, फाइनेंशियल ईयर से। और कौन से फाइनेंशियल ईयर से, जिस फाइनेंशियल ईयर में एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या हुआ है, आपका एंटर्ड हुआ है, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से आपको विद इन 1 ईयर में जो कंप्लीटेड असेसमेंट है उसकी टोटल इनकम को आपको सिर्फ क्या कर देना है, मॉडिफाई कर देना है। और असेसमेंट 21-20 का तो क्या चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है। तो जो पेंडिंग चल रहा है अब उसका कंप्लीशन होगा और वो इन अकॉर्डेंस ऑफ कैसा होगा, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट होगा। और इसके लिए एओ को एक एक्सटेंडेड टाइम लिमिट देंगे। तो जो असेसमेंट करने की जो भी ओरिजिनल क्या है टाइम लिमिट है, उसमें से उनको 12 मंथ्स क्या दे देंगे, एडिशनल दे देंगे।
12 मंथ्स उनको क्या मिल जाएंगे, एडिशनल क्या कर दिए जाएंगे, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो पेंडिंग असेसमेंट है उनको क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो हमने ये लिख दिया आपके लिए कौन सा असेसमेंट है, पेंडिंग असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए एडिशनल 12 मंथ्स मिल जाएंगे। और जो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, कंप्लीटेड हैं, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एंटर होने से पहले ऑलरेडी जो क्या हो चुके थे, कंप्लीटेड हो चुके थे, उनको उनकी टोटल इनकम को मॉडिफाई करने के लिए 1 ईयर मिलेगा फ्रॉम द एंड ऑफ, कौन सा मिलेगा आपको, फाइनेंशियल ईयर मिलेगा जिसमें एग्रीमेंट क्या हुआ था, एंटर हुआ था। रोल बैक प्रोविजन प्रीसीडिंग ऑल 4 प्रीवियस ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा, इससे ज्यादा प्रीवियस ईयर के लिए क्या नहीं हो सकता, एप्लीकेबल नहीं हो सकता। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, रोल बैक प्रोविजन लगाने से अगर आपकी टोटल इनकम रिटर्न इनकम से क्या हो रही है, कम हो रही है, तो रोल बैक प्रोविजन क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। आंसर में लिख दीजिएगा, रेलेवेंट पॉइंट है, हो सकता है कि क्या बने, क्वेश्चन भी बन जाए इस पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या था, क्या पूछ रहे हैं, एओ करेक्ट है क्या, नहीं भाई एओ करेक्ट नहीं है, ये असेसमेंट ईयर 14 15 इनसे नहीं हो सकता, मैक्सिमम क्या होता है, प्रीसीडिंग ऑल 4 प्रीवियस ईयर के लिए होगा। असेसमेंट ईयर 18 19 जो है, ठीक है, ट्रांसफर प्राइस जो क्या हुई है, अराइव्ड हुई है, ये किससे, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट से, उससे आपकी टोटल इनकम क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, रिटर्न इनकम से भी रिड्यूस हो रही है। तो क्या रोल बैक प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, आंसर इज नो। अगर रोल बैक प्रोविजन लगाने से अगर आपकी इनकम रिटर्न इनकम से भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो रोल बैक प्रोविजन क्या नहीं होगा, आप पे अप्लाई नहीं होगा। और पेंडिंग असेसमेंट का क्या होगा, तो पेंडिंग असेसमेंट का क्या होगा, कंप्लीशन होगा, इन अकॉर्डेंस ऑफ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट होगा, उसके लिए एओ को एडिशनल 12 मंथ्स का क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। तो किसी भी तरीके से कुछ भी क्या नहीं था, टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन करने से हमें मालूम पड़ जाता है किस तरह के क्वेश्चन है, क्या क्या पूछा जाता है और कैसे कैसे हमको वहां पर क्या देने हैं, आंसर क्या करने हैं, देने हैं। ओके, चलिए तो यस, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 29 पे। अब हम यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, बीटा लिमिटेड है, बीटा इनकॉर्पोरेटेड, जो कहां पर है, कहां के हैं, सिंगापुर के हैं, सिंगापुर मतलब नॉन रेसिडेंट। उन्होंने क्या दिया है, लोन दिया है सिंगापुर डॉलर 1,60,000 का, सिंगापुर डॉलर है, किसको, बीटा लिमिटेड, वो बीटा इनकॉर्पोरेटेड है और हम इंडिया में कौन है, बीटा लिमिटेड है, और लोन कितना दिया, यूएस डॉलर 1,60,000 का। ओके, इतने का उन्होंने हमको क्या दिया है, लोन दिया है। हमारी जो बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट है, मार्केट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा, बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू कितनी है, 125 लाख रुपीस है, ये जो क्या दिया है, आईएनआर में दिया है। तो दोनों एसोसिएटेड है या नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो 1,60,000 जो कौन है, सिंगापुर डॉलर है, इनको पहले हमें आईएनआर में कन्वर्ट करना होगा। और एक सिंगापुर डॉलर का आईएनआर में दिया है 45, डिवाइड कर लेंगे इसको किसने से, 125 लाख से, ठीक है ना, कितने से डिवाइड कर लेंगे, हम इनको डिवाइड कर लेंगे 125 लाख से, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा, आप भी कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। तो ये अमाउंट आ रहा है 16 मल्टीप्लाई बाई 45 और डिवाइडेड बाई उसको हमें करना है कितने, 1250, ठीक है, ये आ रहा है हमारा 57.6%, 57.6%। और आपको मालूम है अगर 51% या उससे ज्यादा टोटल बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट का हमने क्या दिया है, लोन दिया है, तो दोनों एंटरप्राइजेस को हम क्या मान लेते हैं, डीम्ड एसोसिएटेड बन जाती है। अब हमारी इंडिया वाली एसोसिएटेड एंटरप्राइज ने क्या करा है, उनके लिए सॉफ्टवेयर बैकअप सपोर्ट क्या दी है, सर्विस दी है। इसके लिए हमने उनके लिए 50,000 मैन आवर्स का क्या करा, काम करा, ठीक है ना, और जिसकी कॉस्ट हमारी आ रही है 75 सिंगापुर डॉलर पर मैन आवर, मतलब एक मैन आवर की हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, हमारी कॉस्ट आ रही है 75 सिंगापुर डॉलर, ठीक है ना, 75 सिंगापुर क्या आ रही है, डॉलर आ रही है। और हमने उनसे चार्ज करा है 90.75 पर मैन आवर सिंगापुर डॉलर, हमने क्या करा है, चार्ज करा है, ये हमारी कॉस्ट है, ये हमने उनसे क्या करा है, चार्ज करा है। दोनों एंटरप्राइजेस कौन सी है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। अब एक एंटरप्राइजेस है, कौन है, गामा लिमिटेड है, इसी तरह का क्या करती है, काम करती है, वो भी क्या करती है, सॉफ्टवेयर बैकअप सपोर्ट क्या देती है, सर्विस देती है। और किनको दी है, मलेशिया, मलेशिया मतलब उन्होंने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करी है, ठीक है ना, अनरिलेटेड पार्टी के साथ करी है। उनके साथ उन्होंने जब ट्रांजैक्शन करी तब उनकी क्या आ रही है, कॉस्ट आ रही है, डायरेक्ट कॉस्ट कितनी आ रही है, 600 लैक्स आ रही है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी आ रही है, 200 क्या आ रही है, लैक्स आ रही है।
तो 800 लैक्स की आ रही है कॉस्ट आ रही है और प्रॉफिट कमाया जा रहा है कितना 200, मतलब 200 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं 800 लाख की कॉस्ट लगा के, मतलब कॉस्ट का कितना है 1/4 क्या कमाया जा रहा है, प्रॉफिट कमाया जा रहा है। ठीक है, अगर यही है, अगर ऐसा ही है तो हमारे केस में जब 75 यूएस डॉलर की क्या लग रही है, कॉस्ट लग रही है एसोसिएटेड एंटरप्राइज को सॉफ्टवेयर बैकअप सपोर्ट की सर्विस देने में, तो हमें भी उसका 1/4 तो क्या करना चाहिए, कमाना ही चाहिए। और 75 का हम क्या कर रहे हैं, 1/4 कर रहे हैं, तो ये आ रहा है 18.75, मतलब इतना हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, ये हमारी कॉस्ट होनी चाहिए, ये हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारी एक्सपोर्ट प्राइस जो होनी चाहिए थी वो 93.75 सिंगापुर डॉलर होनी चाहिए थी, ऐसी होनी चाहिए थी। लेकिन हमने तो उनसे कितना चार्ज करा, हमने उनसे 90.75 डॉलर ही क्या करा है, पर मैन आवर क्या करा, चार्ज करा। इसका मतलब हमने उनसे कितना कम चार्ज करा, तो हमने उनसे सिंगापुर डॉलर 3 सिंगापुर डॉलर पर मैन आवर क्या करा है, पर मैन आवर क्या करा है, हमने उनसे कम क्या करा है, चार्ज करा है। तो इतने से हमारा प्रॉफिट इंडिया में क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अभी तो क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हाँ बस क्वेश्चन के अंदर क्या है, यही बात दी हुई है। तो इतने से हमारा प्रॉफिट इंडिया में क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, आपको ध्यान होगा सेक्शन 92C सबसेक्शन 2 का क्या है, सेकंड क्या है, प्रोवाइजो है, जो बोलता है 3% का वेरिएशन क्या है, अलाउेबल है। जिस प्राइस पे आपने ट्रांजैक्शन करी है उसका 3% का वेरिएशन अलाउेबल है। तो आप भी अपने कैलकुलेटर पे करें, 90.75 उसका 3% अगर निकालते हैं तो ये आता है 2.7225, और हमारा जो डिफरेंस है वो तो कितना आ रहा है, 3 सिंगापुर डॉलर पर मैन आ रहा है, मतलब इससे ज्यादा का आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो सेकंड प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं होगा, और पर मैन आवर कितना प्रॉफिट बढ़ाया जाएगा, 3 पर मैन आवर का मतलब क्या हो गया, सिंगापुर डॉलर 3, एक सिंगापुर डॉलर की INR में 45, और हमने उनको 50,000 मैन आवर्स का क्या करा था, काम करके दिया था। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 50,000, ये अमाउंट आ रहा है, इंडिया में प्रॉफिट बढ़ाया जाएगा 67,50,000 से। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्या है, सिंपल है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। आप आंसर में देख लीजिए, यहां पर बता दिया जाएगा कि यस प्रॉफिट कितना बढ़ाया जा रहा है, 67,50,000 से। दोनों एंटरप्राइजेस एसोसिएटेड एंटरप्राइज इसलिए है क्योंकि एक एंटरप्राइज ने दूसरे एंटरप्राइज को क्या दिया हुआ है, लोन दिया है, उनकी जो बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट है उसके 51% या उससे ज्यादा का क्या दिया हुआ है, लोन दिया है। और हमारी कैलकुलेशन आ रही थी 57.6%, तो हमारी कैलकुलेशन भी आई रही होगी, यस ये रही हमारी कैलकुलेशन 57.6%। वापिस से देख लें तो सिंपल सा था कि 800 की कॉस्ट लगा के 200 का प्रॉफिट कमा रहे हैं अनरिलेटेड पार्टी के साथ में ट्रांजैक्शन करके, मतलब कॉस्ट का कितना है, 1/4। तो हमको भी 75 जो सिंगापुर डॉलर की कॉस्ट लगा रहे थे, तो हमें भी इसका 1/4 प्रॉफिट तो कमाना ही चाहिए था, 18.75 क्या डॉलर कमा लेने चाहिए थे। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, एग्जाम में हमारे प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर आया है। कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि क्वेश्चन बड़े क्या है, सिंपल है। अब हम स्टडी मटेरियल से एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखिए, साइंटिफिक रिसर्च सर्विस क्या करी है, प्रोवाइड करी है, ठीक है ना। किसने, एक इटालियन कंपनी है, उन्होंने हमको इंडियन कंपनी को सर्विस क्या करी है, प्रोवाइड करी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो है हमारी स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी है। अगर स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी का मतलब है, इसका मतलब हमने उनके 26% या उससे ज्यादा के क्या कर रखे हैं, वोटिंग पावर ले रखी है। और वो है कहां की कंपनी है, वो है इटालियन कंपनी, इसका मतलब नॉन रेसिडेंट है। तो ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल भी है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज भी है, और अगर आप ट्रांजैक्शन सर्विस की कर रहे हो तो भी उस पर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन 92 ने कहा क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। और क्वेश्चन यही पूछ रहा है, क्या इन केसेस में ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो यस, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन डेफिनेटली आप पे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। सेकंड वाले पे आते हैं, हमने कॉमोडिटी गुड्स क्या करे हैं, परचेस करें, किसने, हम इंडियन कंपनी ने, किससे, जर्मन कंपनी से, मतलब किससे, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करी है। और हम जो है, हम सब्सिडरी है, हम क्या है, सब्सिडरी। सब्सिडरी का मतलब क्या हो गया, सब्सिडरी का मतलब एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो गए, ठीक है ना। गुड्स परचेस करना सेक्शन 92 के अंदर कवर है। ट्रांजैक्शन भी कौन सी, इंटरनेशनल है, एसोसिएटेड है, तो यस ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन बिल्कुल क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे।
अब हमने टेक्निकल नो हाउ क्या करी है, प्रोवाइड करी है, ट्रांसफर करी है किसने, वाई लिमिटेड, एक इंडियन कंपनी है, किसको, फ्रेंच कंपनी को। फ्रेंच कंपनी को देना मतलब ट्रांजैक्शन तो इंटरनेशनल है, सर्विस की ट्रांजैक्शन करना भी सेक्शन 92 में क्या होता है, कवर होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगते हैं। बस ये देखना है कि दोनों एंटरप्राइजेस एसोसिएटेड हैं या नहीं है। तो यहां पर लिखा हुआ है गारंटी दी है कितने, 15% की, और हमारा प्रोविजन है कि अगर एक एंटरप्राइज ने दूसरे एंटरप्राइज के टोटल बोरोइंग की 10% या उससे ज्यादा के अमाउंट की गारंटी दे रखी है तो दोनों एंटरप्राइजेस क्या हो जाते हैं, एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो जाते हैं। तो यहां दोनों एंटरप्राइजेस एसोसिएटेड है, ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल है, सर्विस की ट्रांजैक्शन भी क्या होती है, 92 के अंदर क्या होती है, कवर होती है। 100% तीनों ही केस में ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन क्या होंगे, एप्लीकेबल होके रहेंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होके रहेंगे। स्टडी मटेरियल से लिया गया एक बेहतरीन क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या ट्रांसफर प्राइसिंग के जो प्रोविजन है बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में उसकी कुछ एप्लीकेबिलिटी होगी क्या। तो सीधे से आंसर दे दीजिए, हो ही नहीं सकती। बुक प्रॉफिट होता है 115 जेबी, उसकी कंप्यूटेशन होती है 115 जेबी सबसेक्शन 2 के एक्सप्लेनेशन 1 से, और वहां जो एडजस्टमेंट दिए ऐड और लेस के वो एक्सक्लूसिव एडजस्टमेंट है, उनके अलावा और भी किसी भी तरह का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता है कंप्यूटेशन ऑफ किसके लिए, बुक प्रॉफिट के लिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग के जो प्रोविजन है वो एक्सप्लेनेशन के एडजस्टमेंट में कवर नहीं होता है, इसलिए ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में कोई भी इंप्लीकेशन नहीं रखेंगे, उनकी कोई भी क्या नहीं होगी, एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। तो आंसर लिखा है ट्रांसफर प्राइसिंग के जो एडजस्टमेंट है कैन नॉट बी मेड, नहीं किए जाएंगे व्हाइल कंप्यूटिंग क्या है, बुक प्रॉफिट फॉर लेवी ऑफ कौन सा है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। एक बढ़िया क्वेश्चन आया था, बुक प्रॉफिट कैसे कंप्यूट किया जाता है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ क्या लेते हैं, पीएनएल लेते हैं कंपनीज एक्ट से, ठीक है, और वो सेम अकाउंटिंग पॉलिसी, सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डेप्रिसिएशन रेट, इनको ध्यान में रखते हैं। और 115 जेबी सबसेक्शन 2 का जो एक्सप्लेनेशन 1 है उसमें जो एक्सक्लूसिव एडजस्टमेंट दी है उन एडजस्टमेंट को कर लेते हैं। उनके अलावा असेसिंग ऑफिसर भी कोई भी और दूसरे एडजस्टमेंट नहीं कर सकता है, कोई भी अलाउ और डिसअलाउ नहीं कर सकता, कोई भी एडिशन डिलीशन नहीं कर सकता एओबी, ठीक है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन का कोई इंप्लीकेशन नहीं होगा व्हाइल कंप्यूटिंग कौन सा है, बुक प्रॉफिट, या व्हाइल क्या है, लेवी कौन सा है, मिनिमम अल्टरनेट क्या है, टैक्स है, ठीक है। अब एक और हम क्वेश्चन है, पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल के अंदर भी क्या करा हुआ है, दिया हुआ है। क्वेश्चन बड़ा क्या है, सिंपल है। एक यूएस की कंपनी है जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी कहां पर है, यूएसए में है, ओके। तो उस ये क्या हो गए, नॉन रेसिडेंट हो गए, बहुत बढ़िया बात है। ये कौन हो गए, नॉन रेसिडेंट हो गए, इसका मतलब ट्रांजैक्शन बिकम कौन सी बन जाएगी, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो बनी जाएगी। लोन दिया हुआ है 170 करोड़ का, हम इंडियन कंपनी को क्या दिया है, लोन दिया है। उन्होंने लोन दिया था कब, 10 अप्रैल को उन्होंने लोन दिया था, और हमारी जो बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट है वो कितनी है, 300 करोड़ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ है कि हमारी जो बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बता दीजिएगा क्वेश्चन में, मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बुक वैल्यू से मतलब है हमारी बुक वैल्यू के 51% या उससे ज्यादा को उन्होंने क्या दिया है, लोन दिया है। हालांकि वो लोन 30 करोड़ का क्या हो गया, रीपे भी हो गया है 31 किसको, मार्च को। लेकिन यही खास बात बता देता हूं, बुलेट रिवीजन ने बताया था, ये जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज का रिलेशन देखा जाता है वो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द क्या देखा जाता है, प्रीवियस ईयर देखा जाता है। अगर साल प्रीवियस ईयर में एक भी दिन अगर 51% या उससे ज्यादा के बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट का हमने उनको क्या दिया है, लोन दिया है, तो वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज मानी जाएगी, भले ही उसके बाद में उस लोन का क्या हो गया हो, रीपेमेंट हो गया। तो दोनों एंटरप्राइजेस कौन सी है, यस एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। यही क्वेश्चन आया था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक फ्रेंच कंपनी है जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी कौन सा है, फ्रांस में, मतलब नॉन रेसिडेंट है, बढ़िया बात है। इसका मतलब ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल बन सकेगी। उनके पास में पावर है अपॉइंट करने की, 3 डायरेक्टर को अपॉइंट करने की। यही पर मैं आपको बीच में बता दूं, पावर वावर से कुछ नहीं होता है। अगर आप एक एंटरप्राइज ने दूसरे एंटरप्राइज के आधे से ज्यादा मोर देन 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, गवर्निंग बॉडी जो होती है उनके मेंबर को अपॉइंटेड कर रखा है, अपॉइंटेड है, पावर से नहीं होता, अपॉइंटेड होता है, वो भी आधे से ज्यादा, तो दोनों एंटरप्राइजेस को एसोसिएटेड माना जाता है। यहां पर पावर कितने की है, 3 की है, जबकि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हैं, 8 है। पहली बात तो ये 50% से ज्यादा है ही नहीं, मोर देन हाफ है नहीं, और दूसरा पावर है, एक्चुअली में अपॉइंटेड नहीं है। तो ये दोनों एंटरप्राइजेस, जो इंडियन एंटरप्राइजेस है और जो फ्रांस के एंटरप्राइज है, दोनों एंटरप्राइजेस एसोसिएटेड एंटरप्राइज नहीं है।
आपको यहां पर इसका भी सॉल्यूशन मिल गया है कम समय के अंदर। हम एक इंडियन कंपनी है, हमारा जो रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल है, टोटल वैल्यू हमको 900 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल चाहिए होता है। इस आउट ऑफ 900 करोड़ में से 830 करोड़ का मतलब 90% या उससे ज्यादा का भी रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल हमको एक जर्मन कंपनी क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। मतलब एक नॉन रेसिडेंट कंपनी जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी कौन सा है, जर्मनी, मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो गई है और 90% या उससे ज्यादा का रॉ मटेरियल वो हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डीम्ड क्या हो चुके हैं, एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो चुके हैं। तो पहले वाले में 51% या उससे ज्यादा का बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट, मार्केट वैल्यू से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना, किससे, मार्केट वैल्यू से कुछ भी नहीं होता है। और रीपेमेंट कर दिया, इससे भी कोई क्या नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता, रीपेमेंट से फर्क नहीं पड़ता। पावर टू अपॉइंट होने से कभी भी क्या नहीं होते, एसोसिएटेड नहीं होते। और यहां पर तो मोर देन हाफ भी नहीं है तो भी क्या नहीं हो सकते, एसोसिएटेड नहीं हो सकते। एसोसिएटेड तभी होते हैं जब एक्चुअली में अपॉइंट कर रखे हैं और वो भी कितने हैं, मोर देन हाफ, तब होता है, तो ये एसोसिएटेड नहीं होंगे। और तीसरे वाले में 90% या उससे ज्यादा का रॉ मटेरियल बाहर की कंपनी, जो जर्मन कंपनी थी, वो हमको क्या करती है, प्रोवाइड करती है, तो हम क्या हो गए, डीम्ड क्या मान लिया जाएगा, एसोसिएटेड एंटरप्राइज मान लिया जाएगा। तो बहुत ही कम समय में पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको यहां पर क्या है, हमने करा दिया है। अब इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, ये आपके लिए सेल्फ है, इसलिए सेल्फ दे रहा हूं क्योंकि जो इससे अगला वाला अभी जो क्वेश्चन करा वो सेम है। ये क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, पावर टू क्या है, अपॉइंट है, इतना रॉ मटेरियल, ठीक है, 900 करोड़, 820 करोड़, तो बिल्कुल सेम है। स्टडी मटेरियल से उठा लिया ताकि एक क्वेश्चन आप क्या कर सको, सेल्फ कर सको, ओके। अदरवाइज तो ये भी एक तरीके से आपको करा ही दिया है, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। यस, तो क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 24 के ऊपर। देखिए सेक्शन 24, यस, तो सेक्शन 24 है। सेक्शन क्या, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर क्या है, हम हैं कहां पर, बेंगलोर में, और आईटी इनेबल्ड क्या देते हैं, सर्विस देते हैं, और सब्सिडरी है हम किसके, यूएस की किसी कंपनी के सब्सिडरी हैं, तो हम हो गए कौन से, एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो चुके हैं। हम इसी तरह की सर्विस भी देते हैं किसको, एसएके लिमिटेड सिंगापुर को, जो हमारी अनरिलेटेड पार्टी है। अब आइए बिलिंग की बात करते हैं। तो हमने हमारे एसोसिएटेड को बिलिंग करी है, पर मंथ की बिलिंग है यूएस डॉलर कितना, 85,000। जो अनरिलेटेड पार्टी को बिलिंग करी है पर मंथ, एसएके लिमिटेड जो हमारा अनरिलेटेड है, उनको बिलिंग करी है मात्र 70,000 यूएस डॉलर की। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन हमको इंफॉर्मेशन देता है कि हमारी जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है कहां पर, यूएस में, उन्होंने हमको क्या दिया है, यूएस डॉलर 1 लाख यूएस डॉलर का हमको क्या दिया है, लोन दिया है उन्होंने, और वो हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 3% पर एनम, हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आईटी इनेबल्ड सर्विस देते हैं, इस काम को करने में जो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट लगती है वो यूएस डॉलर 100 और यूएस डॉलर 200 पर आवर लगती है रेस्पेक्टिवली। मतलब डायरेक्ट की $100 और इनडायरेक्ट कॉस्ट की कितनी है, 200 यूएस डॉलर पर आवर लगती है। अब इसके लिए हमने जो हमारे एसोसिएटेड के लिए काम किया, तो हमने कितने आवर्स काम करा, 9 आवर्स काम करा और 15 डेज काम करा, तब जाके हमने उनको क्या दिए, आईटी इनेबल्ड सर्विस दी है। किसको, हमारे कौन है, एसोसिएटेड को। और जो हमारा एसएके लिमिटेड है, अनरिलेटेड पार्टी है, उनको सर्विस देने के लिए हमने क्या करा, 8 आवर्स पर डे काम करा और 15 डेज तक हमने काम करा, तब जाके काम कंप्लीट हुआ और उनको हमने क्या दिया, काम करके दिया। अब बात आती है किसकी, वारंटी की। हमने अनरिलेटेड पार्टी को क्या है, वारंटी क्या करी है, प्रोवाइड करी है फॉर ए पीरियड ऑफ कितने ईयर्स की, 2 ईयर्स की वारंटी प्रोवाइड करी है। और जो वारंटी की कॉस्ट आती है वो आती है डायरेक्ट कॉस्ट की कितनी है, 1% है, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट की 1% है। और ये जो वारंटी की कॉस्ट है ना तो हमारे डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूडेड और ना ही हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूडेड है। हमको एक्सचेंज रेट भी यहाँ पर यूएस डॉलर 1 यूएस डॉलर की 64 दी हुई है। आर्म्स लेंथ प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट किससे, प्लस मेथड से, उसी मेथड से निकालेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। कॉस्ट प्लस मेथड, हम सबसे पहले अनरिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन करी वहां से चालू होंगे। अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करी, एक दिन में 8 आवर्स काम करा और 15 डेज हमने क्या करा, काम करा। तो इस तरीके से हमने 120 आवर्स क्या करा है, उनके लिए काम करा, तब जाके काम क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो 120 आवर्स का कॉस्ट आती है 100 के हिसाब से कितनी आती है, 12,000 तो आती है डायरेक्ट कॉस्ट, और 120 आवर्स की 200 रुपी
200 के हिसाब से, 200 के हिसाब से ये किसके अंदर दी हुई है, 200 हमको डॉलर्स के अंदर दी हुई है, तो ये कॉस्ट आती है हमारी कितनी आएगी, 24,000 आएगी। ये आ गई 24,000। तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट मिला के कितनी आ गई है, 36,000 आ गई है। और भी हम क्या देखते हैं, कॉस्ट देखते हैं। तो हमने उनको क्या दी है, वारंटी प्रोवाइड करी है 2 इयर्स की, 2 इयर्स की वारंटी हमने उनको क्या करी है, प्रोवाइड करी। और वारंटी की कॉस्ट बता रहे 1% ऑफ कौन सा है, डायरेक्ट क्या आ रही है, कॉस्ट आ रही है। तो जो भी हमारी क्या होगी, डायरेक्ट कॉस्ट होगी। तो डायरेक्ट कॉस्ट आ रही है हमारी कितनी, 12,000, उसका कितना है 1%, तो 1% का मतलब कितना हो गया, 120। इसका मतलब जब हम अनरिलेटेड पार्टी के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, तो हमारी कॉस्ट आ रही है 36,000, कितनी आ रही है, 120 हमारी कॉस्ट आ रही है, 36,120 हमारी कॉस्ट आ रही है। और उनको हमने बिलिंग करी है कितनी, 70,000 US डॉलर की हमने उनको बिलिंग करी है। इसका मतलब हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, बिलिंग के अमाउंट की कितनी कॉस्ट आ रही है, आप भी कैलकुलेटर पे कर लीजिए। 36,120 डिवाइडेड बाय 70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो इसका मतलब 51.6% हमारी कॉस्ट है। तो रिमेनिंग हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, रिमेनिंग हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब हम चलते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ जो ट्रांजेक्शन करी, 9 आवर्स हमने क्या करा है, काम करा है, 15 डेज काम करा है, तो 90 प्लस कितना हो जाएगा, 45, मतलब 135 आवर्स, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 135 आवर्स। अब 135 आवर्स हैं और डायरेक्ट कॉस्ट है कितनी, 100, तो ये आ जाएगा 13,000 कितना, 500। और 135 आवर्स काम करा और 200 उसकी कॉस्ट है इनडायरेक्ट, तो ये हो जाएगी हमारे लिए कितनी, 27,000। तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम मिलाते हैं तो ये होती है 40,000 कितनी, 500। 40,000 क्या है, 500। अभी तो सुनिएगा, उन्होंने हमको क्या दिया है, लोन दिया, उन्होंने हमको लोन दिया जिसके लिए वो हमसे 3% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो बिलिंग है वो पर मंथ की है, तो हम पर मंथ की क्या जोड़ेंगे, कॉस्ट जोड़ेंगे। कॉस्ट कैसे जोड़ेंगे, उन्होंने हमको $1 लाख का क्या दिया है, लोन दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे चार्ज करते हैं कितना, 3%, और हमको इंटरेस्ट इंक्लूड करना है कितने का, ओनली एंड ओनली 1 मंथ का, ओनली एंड ओनली 1 मंथ का। तो हम करेंगे 3,000 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 12 करेंगे, तो ये अमाउंट आ जाएगा कितना, 250। तो ये हो गया 40,000 कितना, 750। इतनी हमारी कॉस्ट आ रही है उनके लिए क्या करने पे, काम करने पे, इतनी हमारी क्या आ रही है, कॉस्ट आ रही है। अब समझिएगा, देखिए ये तो हमारी कॉस्ट आ रही है। अब हम इसको बनाते हैं कंपेरेबल, कि जब हम अनरिलेटेड पार्टी के साथ में क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उनको तो हम क्या दे रहे हैं, वारंटी दे रहे हैं, लेकिन एसोसिएटेड को तो हम वारंटी नहीं दे रहे हैं, एसोसिएटेड को तो हम किसी भी तरह की क्या नहीं दे रहे हैं, वारंटी नहीं दे रहे। तो अगर हम उनको भी एसोसिएटेड को भी अगर हम क्या देते, एसोसिएटेड को तो हम क्या नहीं दे रहे हैं, वारंटी नहीं दे रहे हैं, एसोसिएटेड को हम किसी भी तरह की क्या नहीं दे रहे, वारंटी नहीं दे रहे। और वारंटी की कॉस्ट हमारी कितनी बन रही थी, वारंटी की कॉस्ट हमारी बन रही थी कितनी, 120, ठीक है ना, 120। तो आइए आपको आंसर में दिखा देते हैं, बड़ा सिंपल सा है। अनरिलेटेड के साथ में करा तो हमारी कॉस्ट आई 36,000 कितना है, 120 आई है। और एसोसिएटेड के साथ करा तो हमारी कॉस्ट आ रही है 40,000 कितनी आ रही है, 750 आ रही है, कितनी आ रही है, 40,000 कितनी आ रही है, 750 आ रही है हमारी, ठीक है, बड़ा सिंपल सा हो गया। अभी हमने क्वेश्चन के अंदर क्या देखा था, उनके साथ कर रहे हैं तो जो भी हमारी प्राइस है उसका 51.6% हमारा क्या है, कॉस्ट है। तो इसी तरीके से अगर हम यहां निकाले तो हमारी कॉस्ट भी कितनी होनी चाहिए, किस 51.6% इज इक्वल टू हो जानी चाहिए 40,000 कितना है, 750। 40,000 कितना है, 750। तो कैलकुलेटर पे अगर हम करते हैं इसको, आप भी अपने कैलकुलेटर पे करिए इसको, तो ये अमाउंट आता है, ये सेल्स हमारी होनी चाहिए 78,973, ये प्राइस होनी चाहिए। ये हमको प्राइस क्या करनी थी, चार्ज करनी थी, जबकि हमने उनसे प्राइस चार्ज करी ऑलरेडी 85,000 US डॉलर, ज्यादा प्राइस चार्ज कर रही है। अब यहां पर अगर आपने ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल कर दिया तो एज पर सेक्शन 92 और सब सेक्शन 3 अगर ट्रांसफर प्राइसिंग का ALP लगाने से
अगर इंडिया में जो प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स है, टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है या लॉस इंक्रीज होता है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑलरेडी हमने उनसे ज्यादा प्राइस क्या करी है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज से चार्ज करी है, जबकि उस ट्रांजेक्शन की एएलपी बनती है $78,973। आपको बता देते हैं किस तरीके से, तो ये लीजिए 78,974, वो अप्रोक्सीमेट करने से हुआ, बाकी 78,973 है। और इस क्वेश्चन में ये लीजिए आंसर, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। ठीक है, हमको नहीं करना है, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन लगाएंगे तो टोटल इनकम जो चार्जेबल टू टैक्स है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। एक बड़ा सिंपल सा क्या था क्वेश्चन था, जिसकी हमने यहां पर क्या कर ली, वर्किंग कर ली। ध्यान देने की बात थी, तो ये क्या था, पर मंथ था, इसलिए जो हमको इंटरेस्ट भी निकालना था 3% पर एनम के हिसाब से, वो कितना निकालना था, 1 मंथ का ही क्या करना था, कंप्यूट करना था, और कोई विशेष बात इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23 है। ये क्वेश्चन नंबर 23 बढ़िया है। देखिए, कंपनी एक्स है, इसने बोर्ड के साथ में क्या करा है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट करा है। एक और कंपनी है वाई, जिसने भी बोर्ड के साथ में क्या करा है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट करा है। अब इन दोनों कंपनियों का मर्जर हो गया और कंपनी बन गई है एक्स वाई। तो क्या अब एक्स वाई पे एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एप्लीकेबल हो पाएगा, तो आंसर इज नो, क्योंकि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट उसी के साथ में ही एप्लीकेबल होता है, उन्हीं पे एप्लीकेबल होता है जिनके जिस पर्सन के साथ में उन्होंने क्या करा है, एग्रीमेंट करा है। तो एक्स वाई पे वो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। यही क्वेश्चन पूछा था, क्या कंपनी एक्स वाई एलिजिबल है क्या रोल बैक प्रोविजन के लिए, तो वो रोल बैक के लिए क्या नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके बाद में अगर हम आंसर देखना चाहें तो यहां पर देख सकते हैं कि नॉट क्या है, न्यू कंपनी। ठीक है, तो एक्स वाई वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर क्या है, रोल बैक प्रोविजन। ये अच्छा क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम पड़ गया, हालांकि बुलेट रिवीजन में आपको सारी बातें बताई थी। चलिए आगे हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं अब हम। ओके, तो आगे हम जैसे देख पा रहे हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास में हमारी क्या चल रही थी, प्रोसीडिंग चल रही थी। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर सेक्शन 92 कौन सा होता है, सीए होता है। उन्हें अपनी एएलपी का क्या करना होता है, डिटर्मिनेशन करना होता है। उनकी प्रोसीडिंग पे कोर्ट ने क्या लगा दिया था, स्टे लगा दिया था। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास में एएलपी का डिटर्मिनेशन चल रहा है, तो असेसमेंट कंप्लीट करने की जो भी टाइम लिमिट है, असेसमेंट कंप्लीट करने की जो भी टाइम लिमिट है, तो वैसे मैं बता दूं, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर करने के केस में हमारी असेसमेंट करने की जो भी टाइम लिमिट होती है, वो ऑलरेडी 12 मंथ से क्या हो चुकी होती है, एक्सटेंड हो चुकी होती है। चाहे वो बेस्ट जजमेंट हो, स्क्रूटनी हो, इनकम एस्केपमेंट हो, सर्च का असेसमेंट हो, जो भी हो, तो जो भी टाइम लिमिट होती है वो 12 मंथ से एक्सटेंड हो जाती है। और ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को असेसमेंट कंप्लीट करने की टाइम लिमिट से एटलीस्ट 60 डेज बिफोर एएलपी का डिटर्मिनेशन करना है। जैसे कि मान लीजिए 31 मार्च 2022 को आप एक एग्जांपल से समझिए, असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट कंप्लीट करना था। तो अब लॉ ये बोलता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को एटलीस्ट 60 डेज बिफोर, एटलीस्ट 60 डेज बिफोर का मतलब क्या हो गया, मार्च के तो हो गए कितने, 31 डेज, 28 डेज हो जाएंगे किसके, फरवरी के, और 31 डे मतलब एक दिन हो जाएगा जनवरी। तो ये हो गए टोटल कितने हो गए, 60 क्या हो गए हैं, डेज हो गए हैं। इसका मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को चाहिए कि वो 30 जनवरी 2022 तक क्या कर दे, अपनी एएलपी का डिटर्मिनेशन कर दे। लेकिन यहां पर केस क्या हो गया, कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में कोर्ट का स्टे भी क्या हो गया, लिफ्ट हो गया, वेकेट भी हो गया। ठीक है, और उसको वेकेट होने के बाद में अब जो टीपीओ को क्या मिल रहा है, समय मिल रहा है, वो कितना समय मिल रहा है, ओनली 30 डेज ही मिल रहा है अपनी एएलपी का डिटर्मिनेशन करने के लिए। तो आपको ध्यान में लॉ ये बोलता है कि अगर कोर्ट का स्टे लग जाता है और प्रोसीडिंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, स्टे लग जाता है, तो प्रोसीडिंग वेकेट मतलब स्टे वेकेट होने के बाद में एटलीस्ट 60 डेज तो मिलने ही चाहिए टीपीओ को एएलपी का डिटर्मिनेशन करने के लिए। और इन केस अगर 60 डेज अवेलेबल नहीं होते हैं, लेस देन 60 डेज अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंगली टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाएगा अप टू कितने, 60 डेज तक। तो यहां पर कोर्ट का क्या हुआ, स्टे हटने के बाद में टीपीओ को सिर्फ 30 डेज ही अवेलेबल हो रहे थे, तो ये 30 डेज और एक्सटेंड हो जाएंगे 30 डेज के लिए, सो दैट टीपीओ को एटलीस्ट 60 डेज अवेलेबल हो पाएंगे एएलपी का क्या करने के लिए, डिटर्मिनेशन करने के लिए। आप आंसर क्या कर सकेंगे, देख सकेंगे
कि अगर स्टे हटने के बाद में टीपीओ को लेस देन 60 डेज क्या हो रहे हैं, अवेलेबल हो रहे हैं, तो रिमेनिंग पीरियड को हम एक्सटेंड कर देंगे टू कितना है, 60 डेज के लिए। तो इस प्रेजेंट केस में ओनली 30 डेज ही अवेलेबल थे स्टे पीरियड हटाने के बाद में, तो उसको हम एक्सटेंड कर देंगे 30 डेज से, सो दैट ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को 60 डेज मिल जाएंगे अपनी एएलपी का डिटर्मिनेशन करने के लिए। एक प्रोविजन बेस क्या था, क्वेश्चन था। इसके बाद में क्वेश्चन आया जिसमें क्वेश्चन में ग्रॉस टोटल इनकम दी गई है, कितनी दी गई है, 70 लाख दी गई है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हमारी यूनिट क्या है, सिचुएटेड है 2012 में, 2012 से। आप ध्यान रखिएगा पहले 5 साल तक 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट डिडक्शन है और नेक्स्ट 5 ईयर तक कितना होता है, 50% है। तो अगर हम आज के क्वेश्चन की क्या करें, बात करें, आज के क्वेश्चन की बात करें, तो इसका मतलब 2012 का है, एस्टेब्लिश हुआ, तो 5 साल तो एक्सपायर हो गए। अब कौन सा टाइम बचा है जब आपको 50% डिडक्शन मिलेगी अपने एक्सपोर्ट प्रॉफिट की। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हुआ, आपकी टोटल इनकम में असेसिंग ऑफिसर ने क्या करा, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगा के एडजस्टमेंट करा और आपकी टोटल इनकम को 50 लाख से क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो एज पर सेक्शन 92C सबसेक्शन 4 और उसके कौन से प्रोवाइजो की वजह से, फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है कि अगर एओ एएलपी का डिटर्मिनेशन करता है जिससे आपकी टोटल इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो जितने से भी आपकी टोटल इनकम इंक्रीज हुई है उस इनकम के रेस्पेक्ट में आपको चैप्टर 6A और 10AA की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो ये 70 लाख हमको क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ग्रॉस टोटल इनकम। तो इसमें से हम 10AA की डिडक्शन ले लें 35 लाख की, बीइंग 50%, क्योंकि पहले 5 साल तो एक्सपायर हो चुके हैं। तो अब ये हो गया कितना, 35। ओके, और ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हुए और प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हुआ, 50 लाख से इंक्रीज हुआ, और इस इंक्रीज इनकम के रेस्पेक्ट में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। 92C सबसेक्शन 4 का क्या बोलता है, फर्स्ट प्रोविजन बोलता है। तो अब हमारी टोटल इनकम हो जाएगी कितनी, 85 क्या हो जाएगी, लैक्स हो जाएगी। तो आंसर आपको बता दें, हमारी टोटल इनकम कितनी हो जानी चाहिए, 85 क्या हो जानी चाहिए, लैक्स हो जानी चाहिए। 50% हमको क्या मिल गई, डिडक्शन मिल गई है, क्योंकि फर्स्ट 5 इयर्स एक्सपायर हो चुके थे 100% डिडक्शन के। अब रिमेनिंग क्या चल रहे हैं, 5 इयर्स क्या हो रहे हैं, हमारे चल रहे थे। ओके, तो अगेन एक सिंपल सा प्रोविजन बेस क्या आया था, एक न्यूमेरिकल टाइप क्या दिया था, इन्होंने क्वेश्चन दिया था पास्ट एग्जाम के अंदर। अब इसके बाद में वन मोर क्वेश्चन हम यहां पर करते हैं, अगेन रोल बैक प्रोविजन का है। अगर आप ध्यान देंगे तो जब मैंने आपको एबीसी एनालिसिस बताया था पूरे ट्रांसफर प्राइसिंग का, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ही बताया था रोल बैक प्रोविजन। और जितने हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आप फील कर पा रहे हैं रोल बैक प्रोविजन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये क्वेश्चन है रोल बैक को लेके, ठीक है, तो हमने एप्लीकेशन करी कि हमको रोल बैक प्रोविजन क्या कर दिया जाए, एप्लीकेबल कर दिया जाए। ठीक है, तो यहां पर पूछा जा रहा है क्या रोल बैक सारे के सारे 4 इयर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, या फिर एप्लीकेंट चूज कर सकता है उस 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में से चूज कर सकता है। तो ऑब्वियसली बात है रोल बैक एप्लीकेबल होता है तो प्रीसीडिंग ऑल 4 प्रीवियस के लिए। प्रीसीडिंग का मतलब है जिस ईयर से एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या हुआ है, एंटर्ड हुआ है, फर्स्ट ईयर जो है उसका, उससे प्रीसीडिंग क्या होते हैं, 4 प्रीवियस ईयर। तो या फिर तो सभी 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के लिए, या फिर किसी के लिए भी नहीं। मतलब आप ऑप्ट नहीं कर सकते 4 में से किसी 1 साल, 2 साल या 3 साल ऑप्ट नहीं कर सकते। ये खुद सीबीडीटी ने भी क्या करा है, इधर आप देखिए क्लेरिफाई करा है कि अगर एसएससी रोल बैक का प्रोविजन चाहता है तो उसे ऑप्ट करना पड़ेगा ऑल प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर के लिए। एसएससी ये नहीं कह सकता कि मेरे को रोल बैक का प्रोविजन किसी 1 साल के लिए दे दो, या किसी क्या दे दो, 2 साल के लिए दे दो, या फिर तो वो ऑप्ट करे सभी 4 साल के लिए, या फिर किसी के लिए भी ऑप्ट नहीं करे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन 4 साल में से अगर किसी भी प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में से किसी भी ईयर में रोल बैक प्रोविजन लगाने से आपकी रिटर्न इनकम से भी कम हो जाता है, ठीक है, इनकम का डिटर्मिनेशन रिटर्न से भी कम होता है, तो उस ईयर पे रोल बैक प्रोविजन काम नहीं करेगा, उस ईयर पे नहीं करेगा, उस ईयर में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, रिमेनिंग पे क्या कर देगा, काम कर देगा। तो वन मोर आपको अच्छा यहां पर नॉलेज का एक प्रोविजन बता दिया है। तो चलिए अब आगे हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 पास्ट एग्जाम में आया था 2017 में। इतना सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल है। हम एक क्या है, इंडियन कंपनी है, 74% शेयर्स हैं, हेल्ड करे हुए हैं यूएसए। तो क्या हो गए, दोनों के दोनों क्या हो गए, एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो गए। हमने हमारी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से क्या करा, फंड क्या करो, बोरो करा। कौन सी रेट पे, लंदन इंटरबैंक ऑफर क्या होती है, रेट होती है, जो क्वेश्चन में कितनी दी है, 4% दी है। हमने 1.5% लाइबोर प्लस 1.5%, मतलब 5.5% की रेट से हमने क्या करा है, मनी क्या करा, बोरो करा।
इस क्वेश्चन में बताया, जबकि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉलिंग मतलब आप उसको बोल सकते हैं जो एएलपी है वो आ रही है कितनी, लाइबोर प्लस कितना 2%, मतलब आ रही है 6%, और हमने बोरो करा है 5.5% से। अगर आप यहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल कर देंगे तो इंडिया में जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर इनकम चार्जेबल टू टैक्स डिक्रीज हो जाती है तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ऐसा सेक्शन 92 सबसेक्शन 3 ने हमको बताया हुआ है। तो हमने बोरो करा है 5.5% की रेट से, जबकि उसकी एप्लीकेबल एएलपी आ रही है 6% है। तो इस केस में एएलपी करने से, ट्रांसफर प्राइसिंग लगाने से प्रॉफिट कम हो रहा है, तो कोई भी एडजस्टमेंट यहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग का नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये यहां पर हमको आंसर मिल गया है उसका। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन, पास्ट एग्जाम में इतना सिंपल सा एक क्या आया था, क्वेश्चन आया था। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन अगेन 2017 में एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया। इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आपकी लॉटरी ही लगी है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिंपल क्वेश्चन है। आप यहां पर फील भी कर पाएंगे, देखिए कितना सिंपल है। एक यूएस की क्या है कंपनी है, वो क्या है, सब्सिडरी है, हैज ए सब्सिडरी। एम लिमिटेड है, यूएस कंपनी है, हैज ए सब्सिडरी। एन लिमिटेड इन क्या है, इंडिया। तो सब्सिडरी का मतलब दोनों कौन हो गए, एसोसिएटेड क्या हो गए, एंटरप्राइज हो गए। अब जो एम लिमिटेड है मतलब कहां की, यूएस की कंपनी है, उन्होंने अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइज एन लिमिटेड को क्या करे हैं, कंप्यूटर मॉनिटर क्या करे हैं, दिए हैं फॉर रीसेल इन इंडिया, इंडिया में आगे बेचने के लिए। एम लिमिटेड अनरिलेटेड पार्टी के लिमिटेड को भी कंप्यूटर क्या करता है, बेचता है। ठीक है, दूसरे को भी क्या करता है, बेचता है, दोनों को बेच रहे हैं, एसोसिएटेड को भी, अदर देन किसको, मतलब अनरिलेटेड पार्टी को भी बेच रहे हैं। उन्होंने 50,000 कंप्यूटर मॉनिटर अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज को क्या करे हैं, सेल करे हैं, कितने रुपए में, 11,000 पर यूनिट में, मतलब हमने उनसे 11,000 रुपए पर यूनिट में मॉनिटर क्या करे, परचेज करे हैं। जबकि वही उन्होंने अनरिलेटेड को कितने में बेचे हैं, 10,000 में बेचे हैं, 10,000 में क्या करे हैं, उनको बेचे हैं। तो जब भी हम कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड लगाते हैं तो कौन सी प्राइस से चार्ज शुरू करते हैं, वो प्राइस से जो अनरिलेटेड पार्टी के साथ में जो ट्रांजैक्शन हुई है वहां से, तो वहां से 10,000 है। अब ये बोल रहे हैं जो वारंटी है इन केस ऑफ एन लिमिटेड, मतलब एसोसिएटेड एंटरप्राइज को जब आपने कंप्यूटर बेचे थे तो जो वारंटी हो रही है रीसेल करने पे, जो भी वारंटी होगी वो कौन बियर करेगा, खुद एन लिमिटेड ही देखेगा, खुद एन लिमिटेड देखा है। लेकिन जब आपने के लिमिटेड अनरिलेटेड पार्टी को मॉनिटर बेचे थे तो रीसेल की जो वारंटी है, रीसेल वारंटी, वो कौन देख रहा है, खुद एम लिमिटेड देख रहा है। ठीक है, 3 महीने की वारंटी होती है, खुद देख रहा है। अब एक बात समझिए, अगर आप एसोसिएटेड के केस में भी, अगर वो ही क्या करते, वारंटी देखते, ठीक है ना, वो ही क्या देखते, वारंटी क्या करते, देखते, तो वो हमसे बताइए कम चार्ज करते, ज्यादा चार्ज करते। वापिस से आप समझ लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखिए क्या है, वारंटी जो है एन लिमिटेड को, मतलब एसोसिएटेड को जब आपने मॉनिटर क्या करे, सेल करे हैं, तो कौन देख रहा है वारंटी, खुद ही देख रहा है, एन लिमिटेड, इंडियन एंटरप्राइज ही क्या कर रही है, देख रही है, इंडियन एंटरप्राइज ही क्या कर रही है, देख रही है। जबकि आपने के लिमिटेड को, अनरिलेटेड पार्टी को जो मॉनिटर दिए, तो आपने कहा कि उस केस में हम 3 महीने की वारंटी हम खुद देखेंगे, और आपने 10,000 चार्ज करे, आपने 10,000 क्या करे हैं, चार्ज करें। अगर आप के लिमिटेड के केस में भी बोल देते भाई वारंटी तो क्या देखनी है, आप ही को देखनी होगी, ठीक है, कंपेरेबल बनानी है, क्योंकि एसोसिएटेड के केस में भी कौन है, एन लिमिटेड वारंटी देख रहा है। तो अगर के लिमिटेड ही क्या देखता, वारंटी देखता, तो ऑब्वियसली बात है एम लिमिटेड उनसे कम प्राइस क्या करता, चार्ज करता, क्योंकि खुद को वारंटी कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती। तो कितना कम चार्ज करता, 1,000 रुपी पर एनम वारंटी की कॉस्ट आ रही है। लेकिन यहां पर वारंटी तो 3 महीने की थी, तो इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दें तो कितनी हो जाती है, 250। तो ऐसी स्थिति में आपकी एएलपी आनी चाहिए 9750, मतलब आपको एन लिमिटेड को मॉनिटर बेचने चाहिए थे 9750, जबकि आपने उनको क्या करें, बेचें 11,000 में। अब एक बात और समझिएगा, जिस प्राइस पे क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है, उस प्राइस का कितना होता है, 3%, ठीक है ना, उस प्राइस का कितना, 3%, ये 3% कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, इतने तक का वेरिएशन अलग होता है। ऐसा सेक्शन 92C सबसेक्शन उसका कौन सा है, 2, और उसका भी कौन सा बोलता है, सेकंड प्रोवाइजो ऐसा बोलता है। लेकिन यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है 11,000 माइनस 7,000 कौन सा, 250, मतलब 1250, यहां तो वेरिएशन 3% से भी क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है।
ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आपने जो परचेस करा है 11,000 में, जबकि उसकी एएलपी आ रही है 9750, तो आपका प्रॉफिट यहां पर इंक्रीज कराया जाएगा 1250 से। और कितने मॉनिटर परचेस करें, 50,000 मॉनिटर क्या करें परचेस करें, तो आप अपने कैलकुलेटर पे करें, मैं अपने करता हूं 1250 मल्टीप्लाई 50,000, इसका मतलब है इंडिया का प्रॉफिट 6 करोड़, इंडिया का प्रॉफिट 6 करोड़ 25 लाख से क्या होना जाना चाहिए, इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो आंसर हम देखते हैं, ये लीजिए 6 करोड़ कितना है, 25 लाख है। इसका मतलब हमारी सारी कंप्यूटेशन हमने जो करी है वो बिल्कुल क्या हो चुकी है, सही हो चुकी है। एक और क्या था, ये सिंपल सा क्या था, क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम यहां पर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, यस ये रहा क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को करते, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा क्या है, ये नैनो एक जर्मनी की कंपनी है, ठीक है, और हाईटेक कहाँ है, एक इंडियन क्या है कंपनी है। हाईटेक लिमिटेड क्या करती है, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करती है, ओके, और उनके क्लाइंट कौन है, नैनो भी क्या है उन्हीं के क्लाइंट हैं, जो उनकी कौन है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज, क्योंकि 45% शेयर्स क्या है, होल्डिंग है। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमने क्या करा है, हम जो हाईटेक है हमने नैनो के लिए 2400 मैन आवर्स का क्या करा, काम करा, नैनो के लिए 2400 मैन आवर्स का काम करा, और बिल करा 1300 रुपी पर मैन आवर का, और उसको काम करने में हमारी कॉस्ट कितनी आई है, 20 लाख आई है। जरूर ये क्वेश्चन कॉस्ट प्लस मेथड पे जाएगा। क्वेश्चन में आगे कहा गया कि हमने अनरिलेटेड पार्टी मोदी एंटर इंडस्ट्रीज के लिए भी हमने क्या करा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करा है। इनसे तो चार्ज करा 1300, और अनरिलेटेड पार्टी से चार्ज करा कितना, 2700 रुपी पर मैन आवर क्या करा, चार्ज करा। और इतना पैसा चार्ज करके हमने उनसे कितना कमाया है, 60% ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया है, 60% हमने क्या कमा लिया है, ग्रॉस प्रॉफिट कमा लिया है। ओके, इसका मतलब 40% क्या रहनी चाहिए, कॉस्ट रही है। किनके साथ में, मोदी अनरिलेटेड पार्टी के साथ में काम करने पे। इन्होंने का अनरिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन करी और एसोसिएटेड के साथ ट्रांजैक्शन करी, ट्रांजैक्शन बिल्कुल कंपेरेबल है, हाँ थोड़े से कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम आपको क्या करते हैं बताते हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज ने हमको क्या दिया था, टेक्निकल नो हाउ सपोर्ट दिया था, हमको मिला था उनसे, हमको उनसे मिला था। तो बेसिकली अगर देखें इनके क्वेश्चन का कहने का मतलब अभी तक यहां पर ये निकल रहा है कि यस, तो इनके कहने का मतलब अभी तक क्वेश्चन में क्या निकला, ऐसा निकला कि जैसे मान लीजिए 100 रुपी क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है, तो 60 रुपीज उसका क्या बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, 60 रुपीज उसका क्या बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है। ओके, अब यहां पर कहा कि हमको तो एसोसिएटेड से क्या मिल गया, टेक्निकल क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया, और टेक्निकल सपोर्ट को वैल्यू के टर्म्स में कहें तो ये 8% है, किसका, ग्रॉस प्रॉफिट का कितना है, 8% है, 100 का 8% नहीं, 100 का 8% नहीं, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट का कितना है, 8% है। जबकि अनरिलेटेड पार्टी ने इस तरह का हमको कोई भी क्या नहीं दिया था, सपोर्ट नहीं दिया था। तो अगर हमको अनरिलेटेड पार्टी मोदी इंडस्ट्री से भी ऐसा हमको क्या मिल जाता, सपोर्ट मिल जाता, हमको मिल जाता, तो हम उनसे कम चार्ज कर लेते, ठीक है ना, क्योंकि हमको आपसे क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया है, टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल सपोर्ट मिल गया है, नो हाउ सपोर्ट मिल गया, तो हम उनसे कम चार्ज कर लेते। कितना कम चार्ज करते हम उस केस में, हम उनसे कम चार्ज करते, जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट है 60% का कितना, 8% हम कम चार्ज कर लेते, मतलब 4.8% हम उनसे प्रॉफिट कम कमा लेते। 100 का इन्होंने 8% नहीं कहा है, ऐसा नहीं कहा कि हम 100 का 8% कम कमा लेते, इन्होंने कहा जो अभी जो आप कमाते हैं उसका, उस प्रॉफिट का 8% क्या कमा लेते, कम कमा लेते, मतलब 4.8% कम कमा लेते। इसी तरीके से एसोसिएटेड के साथ में, एसोसिएटेड ने तो हमको बहुत ज्यादा मैन आवर्स का ह्यूज ऑर्डर दिया था, मोदी वालों से बड़ा ऑर्डर नहीं था। अगर मोदी वालों से भी हमको क्या मिलता, बड़ा ऑर्डर मिलता, तो हम उनको डिस्काउंट दे देते, कितने का, 14%, वो भी किसका है, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट, जो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट है उसका कितना बनता है, 14% बनता है। तो हम मोदी वालों को भी क्या दे देते, डिस्काउंट दे देते, मोदी वालों को डिस्काउंट दे देते, तो हम उनसे कम कमा लेते, ठीक है ना, 14% कम, तो ये हो जाता 6 और 8 पॉइंट कितना, 4 हो जाता, तो 8.4% हम उनसे क्या कमा लेते, और क्या कमा लेते, कम कमा लेते, ठीक है, और कम कमा लेते हैं, क्योंकि उनसे हमको, हम उनको भी क्वांटिटी डिस्काउंट दे देते, मोदी वालों को भी। तीसरा डिफरेंस इन्होंने बताया कि जो
हाईटेक लिमिटेड हम जो हैं, हमने हमारे एसोसिएटेड एंटरप्राइज को तो 90 डेज का क्या दिया था, क्रेडिट दिया था, जबकि मोदी वालों को हमने इस तरह का कोई भी क्या नहीं दिया, क्रेडिट नहीं दिया। अगर हम मोदी वालों को भी क्या देते, क्रेडिट देते, तो ऑब्वियसली बात है हम उनसे प्राइस क्या करते, ज्यादा चार्ज करते। कितनी ज्यादा, उसके लिए उन्होंने बोला 2% ऑफ किसका, नॉर्मल बिलिंग रेट। यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बोला, नॉर्मल बिलिंग रेट। नॉर्मल बिलिंग रेट का मतलब क्या है, अगर आपकी बिलिंग कितनी है, 100 है, तो उसका कितना बोल रहे हैं, 2% हम उनसे क्या कर लेते, ज्यादा चार्ज कर लेते। 2% का मतलब 2% हम उनसे क्या करते, ज्यादा चार्ज करते। बात समझ में आई ना। ग्रॉस प्रॉफिट का इन्होंने 2% नहीं बोला है, इन्होंने किसका बोल रहा है, 100 का इन्होंने क्या बोला है, जो नॉर्मल बिलिंग रेट जो भी होती है उसका हम 2% उनसे क्या करते हैं, ज्यादा चार्ज करते हैं। तो बेसिकली अगर ऐसी ही कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मोदी एंटरप्राइज के साथ की जाती तो प्रॉफिट हम कितना कमाते, 60% माइनस 4.8% माइनस 8.4% प्लस 2%, तो हमें कमाना चाहिए था 48.8% कमाना चाहिए था प्रॉफिट। रिमेनिंग कॉस्ट होनी चाहिए थी 51.2, मतलब कॉस्ट होनी चाहिए थी 51.2। और एसोसिएटेड के साथ में हमने ट्रांजैक्शन करी तो कॉस्ट कितनी आ रही है, 20 लाख आ रही है, 20 लाख आ रही है। कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी, 20 लाख कॉस्ट आ रही है। तो इसका मतलब हमें कितना अमाउंट उनसे चार्ज करना चाहिए था, हमें उनसे चार्ज करना चाहिए था कितना, तो हमें चार्ज करना चाहिए था 51.2 से। 20 लाख को 51.2% से हम डिवाइड कर लेते तो हमें चार्ज करना चाहिए था 20 लाख डिवाइडेड बाई 51.2%, तो ये अमाउंट आ रहा है 39,06,000 एंड कितना है 250, इतना हमें चार्ज करना चाहिए था। जबकि हमने उनसे चार्ज कितना करा, हमने चार्ज करा 1300 रुपी पर मैन आवर, और कितने मैन आवर थे, 2400 क्या थे, मैन आवर थे। तो हमने उनसे चार्ज करा है 2400 मैन आवर्स, 2400 क्या है मैन आवर्स, मल्टीप्लाई बाय कितना है 1300, तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 1300, हमने उनसे चार्ज करा 31,20,000। ओके, तो हमें उनसे ज्यादा चार्ज करना चाहिए था, तो हमारा प्रॉफिट इतने से अब क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। हमारा प्रॉफिट कितने से इंक्रीज कर दिया जाएगा, 7,86,250 से क्या करा जाएगा, इंक्रीज करा जाएगा। आप साथ में ये भी बोल सकते हैं कि 3% का वेरिएशन अलग होता है, लेकिन इस केस में जो डिफरेंस है वो तो 3% से भी क्या है, ज्यादा है। ओके, तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इतनी सी उसमें क्या करनी थी, हमें कंप्यूटेशन करनी थी। बस ये 3 कंप्यूटेशन थी, ये 3 कंप्यूटेशन थी, जिसमें से तीसरी वाली कंप्यूटेशन जो थी वो 100 का 2% था, और ये जो था ना 14% और 8%, ये किसका था, 60 का बताया था इन्होंने। बस इतना सा क्या था इस क्वेश्चन के अंदर खास बात थी। यस, तो ये वाला क्वेश्चन हमने अभी क्या करा है, सॉल्व करा। बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन आया था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आए। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ये कहा है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने आपकी एएलपी का डिटर्मिनेशन करा है, और ये पूछ रहे हैं क्या असेसिंग ऑफिसर उसको डिसरिगार्ड करके असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है क्या, तो आंसर इज नो। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए सेक्शन 92 सीए सबसेक्शन 4 में कहा है कि असेसिंग ऑफिसर जो असेसमेंट करेगा इन कन्फर्मिटी करेगा उस एएलपी से जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने क्या करी है, डिटरमाइन करी है, वो उसका डिसरिगार्ड नहीं कर सकता, और असेसिंग ऑफिसर के ऊपर वो एएलपी क्या रहेगी, बाइंडिंग रहेगी। ओके, तो एक सिंपल सा थ्योरेटिकल क्या आया हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। यहां पर क्या हुआ, यहां पर असेसी ने जो डॉक्यूमेंट्स क्या करने होते हैं, मेंटेन करने होते हैं या फर्निश करने होते हैं, उसको फर्निश करने में फेल हो गया। आपको ध्यान है सेक्शन 92D सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है असेसिंग ऑफिसर या फिर हमारा जो कमिश्नर है, कमिश्नर अपील है, ये आपसे क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कॉल कर सकते हैं। आपको विद इन 30 डेज में देना होता है, वो 30 डेज और 30 डेज एक्सटेंड हो सकते हैं। अगर वो आप नहीं देते हैं तो जो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मंगाई थी, जिस ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में जो भी मंगाई, उसकी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन का 2% क्या लगती है, आपके ऊपर क्या लगती जाती है, पेनल्टी लग जाती है। तो यही इसका आंसर है, 2% ऑफ वैल्यू ऑफ क्या है, ट्रांजैक्शन के 2% की आपके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। तो किसी भी तरीके से कोई बहुत ज्यादा विशेष नहीं था, लेकिन करने से पेनल्टी हमको क्या हो गई, याद हो गई। इसके बाद में जो क्वेश्चन आया है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्या आया हुआ था, क्वेश्चन आया हुआ था,
हम यहां पर एक इंडियन कंपनी है, यूएस कंपनी है, 28% शेयर होल्डिंग है, दोनों कौन है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। दोनों ही कंपनियों के बीच में क्या हुई है, ट्रांजैक्शन हुई है। हमने उनको 1 लाख पीसेस ऑफ टी शर्ट्स क्या करें, सोल्ड करें एट $2 पे, ठीक है। जबकि आइडेंटिकल टी शर्ट वो हम अनरिलेटेड पार्टी को क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, तो वो हम सेल करते हैं $3 3 क्या है, डॉलर पर टी शर्ट। तो यहां पर हमारे डिफरेंस आ रहा है, $1 का डिफरेंस आ रहा है कि हमने उनसे क्या करा, कम चार्ज करा। $1 हमने क्या करा, कम चार्ज करा इन रेस्पेक्ट ऑफ क्या है, 1 लाख टी शर्ट जो हमने क्या करी है, सोल्ड करी है अपनी एसोसिएटेड को। इसके बाद में बताया गया कि हमने क्या करा है, फंड बोरो करा है, $2 लाख हमने क्या करे हैं, बोरो करें फ्रॉम किससे, किसी फॉरेन लैंडर से, जिसके रेस्पेक्ट में एसोसिएटेड ने क्या दे रखी है, गारंटी क्या करी हुई है, दी हुई है, ठीक है ना, क्या दी हुई है, गारंटी दी हुई है। उसके लिए हमने उनको गारंटी फी पे करी है 10,000 क्या करें, डॉलर हमने पे करे हैं, किसको, हमारी एसोसिएटेड एंटरप्राइज को। जबकि अनरिलेटेड पार्टी को इसी तरह से गारंटी फी हम देते हैं, वो देते हैं $7,000 ही देते हैं। तो हमने उनको $3,000 क्या कर दिए हैं, ज्यादा क्या कर दिए हैं, पे कर दिए हैं। तो हमारा इतने से प्रॉफिट इंडिया में इंक्रीज होना चाहिए, और यहां पर इतने से इंक्रीज होना चाहिए, इस वाले केस में इतने से इंक्रीज होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में क्या है, हमने हमारे एसोसिएटेड एंटरप्राइज को $15,000 क्या करें, दिए हैं क्लाइंट डेटा क्या करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं उनके डेटा के लिए। और इसी तरह की हम अनरिलेटेड पार्टी को पे करते हैं कितना, 10,000। इसका मतलब हमने उनको यहां पर $5,000 क्या कर दिए, ज्यादा पे कर दिए। इतने से प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए, यहां $1 लाख से, यहां $3,000 से, यहां $5,000 से, तो ये हो गया $1,08,000। $1 का INR कितना है, 64 है। तो क्या हो जाएगा, हम कंप्यूट कर लेंगे, अभी क्वेश्चन पे वापस पढ़ लेंगे, लेकिन तब तक आपको यहां पर भी क्या कर देते हैं, बता देते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये लीजिए $1 लाख ये रहा, बाद में INR में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ये $3,000 रहा, ये $5,000 रहा। ओके, तो इस तरीके से कितना हुआ था, 1,08,000 था, मल्टीप्लाई बाई कितना था, 64, तो ये आ रहा है 69,12,000। यस, ये आ गया 69 लाख कितना है, 12,000। अभी क्वेश्चन में कुछ पैराग्राफ बचा हुआ था, उसको भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बात की गई है कि हम कहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हैं, ठीक है। आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सेक्शन 92C सबसेक्शन 4 का फर्स्ट प्रोविजो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, और जितना भी प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में आपको कोई भी डिडक्शन यहां पर नहीं मिलेगी। अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर ये आया था, ठीक है, प्रीवियस अटेम्प्ट में आया। वन मोर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अगेन वो एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा कुछ 94A पर्सन लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया से रिलेटेड है। हम जो यहां पर क्या है, असेसी है, हमने पर्सन लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया को क्या करें, गुड सोल्ड करें 10.5 करोड़ में, ठीक है। हम जो इंटरनेशनल लिमिटेड है, हमने क्या करे हैं, पर्सन लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया को 10.5 करोड़ में गुड्स सोल्ड करें। वैसे ही आइडेंटिकल गुड्स हमने अनरिलेटेड पार्टी को सोल्ड करे हैं 11 पॉइंट कितने में, 5 करोड़ में। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी सेक्शन 94A एप्लीकेबल होता है तो दो प्रोविजन, बाकी सारे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं। उस ट्रांजैक्शन के अंदर जितनी भी पार्टी है सबको एसोसिएट मान लेते हैं, बस दो तरह के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। वो एक 3% और 1% वाला जो वेरिएशन अलाउ होता है वो यहां पर अलाउ नहीं होता, और जो सेफ हार्बर रूल होते हैं वो भी यहां पर एप्लीकेबल नहीं होते, जो रूल 10D होता है वो भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो उसी ट्रांजैक्शन, वैसी ही ट्रांजैक्शन के हमने प्राइस चार्ज करे 11 पॉइंट कितना है, 5 करोड़। अनरिलेटेड पार्टी को हमने जो बेचा है वो CIF पे, CIF का मतलब है हमने जो 11.5 करोड़ चार्ज करे, इसके अंदर इंश्योरेंस की कॉस्ट भी हमने ही क्या करी है, बियर करी, और ट्रांसपोर्टेशन की भी हमने बियर करी। लेकिन जब हमने हमारे पर्सन लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया को करा, मतलब एसोसिएटेड ही माना जाएगा, तो उनको हमने FOB पे करा। FOB का मतलब है उस केस में इंश्योरेंस और फ्रेट किसको देने पड़ेंगे, L लिमिटेड को क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। अगर ऐसी ही ट्रांजैक्शन हम किसके साथ करते, अनरिलेटेड पर्सन के साथ करते, तो हम उनसे भी कम चार्ज कर लेते। वैसे तो हमने उनसे 11.5 करोड़ क्या करे हैं, चार्ज करे हैं, ठीक है ना, 11.5 करोड़ चार्ज करे हैं। अगर हम उनसे भी FOB पे ही क्या करते, ट्रांजैक्शन करते,
तो हम उनसे कम चार्ज कर लेते। कितना? ओशन फ्रेट 20 लाख कम चार्ज कर लेते, 20 लाख हम उनसे क्या कर लेते? कम चार्ज कर लेते। तो ये लीजिए 20 लाख हम उनसे कम क्या कर लेते? चार्ज कर लेते भाई। ओके, एसएससी की क्या है पॉलिसी है कि वो आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विस देते हैं, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 14 लाख है, सभी को देते हैं, लेकिन ऐसी कोई सर्विस हमने नहीं दी है। किसको? पर्सन लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिसडिक्शन एरिया वालों को, ठीक है ना, नहीं दी है। अगर हम अनरिलेटेड को भी नहीं देते, कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं देते, आफ्टर सेल सर्विस नहीं देते, तो हम उनसे भी 14 लाख क्या कर लेते? और कम चार्ज कर लेते कि भाई हमने आपको भी क्या करा है, मान लो एफओबी पे दिया है और आपके केस में भी हमने कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं दी है, तो हम उनसे बेसिकली फिर कितना कम चार्ज कर लेते? हम उनसे कम चार्ज कर लेते 11 पॉइंट कितना है 16 क्या कर लेते? चार्ज कर लेते। जबकि हमने एसोसिएटेड के साथ तो 10.5 करोड़ क्या करा है? चार्ज करा है, ठीक है ना। कितना चार्ज करा है? 10.5 करोड़ क्या करा है? चार्ज करा है, जबकि चार्ज करना चाहिए था 11.16, चार्ज करा है 10 पॉइंट कितना 5, तो माइनस कर लेते हैं, आ रहा है कितना? 66 लाख। तो हमारा प्रॉफिट 66 लाख से क्या करा जाएगा? बढ़ाया जाएगा। आप एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुई है उसका 3% जो वेरिएशन अलाउ होता है वो सेक्शन 94A मतलब पर्सन लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया के केस में वो एप्लीकेबल प्रोविजन नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन में खास बात थी, इसमें कॉस्ट प्लस मेथड से हमको एएलपी दी हुई थी, लेकिन आपको ध्यान हो सेक्शन 92C सबसेक्शन 1 कहता है एएलपी हमेशा आपको एक ही मेथड से निकालनी है, और जो भी मेथड कौन सा होगा? मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड होगा, उसी से निकालनी है। और इस क्वेश्चन में जैसा डेटा हमको दिया है, जैसी इंफॉर्मेशन दी है, उसके हिसाब से जो कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड है, कप मेथड है, वही हमारे लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड है। कॉस्ट प्लस मेथड हमारे लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है, तो 12.1 करोड़ को हम इग्नोर कर देंगे। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सेक्शन 92C सबसेक्शन 2 का फर्स्ट प्रोवाइजो भी बोलता है कि मान लो अगर आपकी क्या आ जाती है? 2 एएलपी आ जाती है, तो आपको उसका एवरेज कर लेना है। लेकिन वो कब होता है? जब एक ही मेथड से 2 एएलपी आए। यहां पर 2 एएलपी अलग अलग मेथड से दी है, तो कृपया करके 11.16 और 12.1 करोड़ इनका आप क्या मत कर लिएगा? एवरेज मत करिएगा, क्योंकि एक ही मेथड से अगर मान लीजिए एक से ज्यादा एएलपी निकल जाती है लेस देन 6, तो हम उसका क्या करते हैं? एवरेज करते हैं, तो करते हैं, एल्स नहीं करते हैं। इसके बाद एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का मतलब, वो तो बड़ा सिंपल है, 80A 80IA सबसेक्शन 8 80IA सबसेक्शन 10 115 BA का सबसेक्शन कौन सा हो जाता है? 6 भी हो जाता है। और ये एग्रीगेट ऑफ ट्रांजैक्शन अगर 20 करोड़ से ज्यादा होती है तो ही डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। इसके बाद में क्वेश्चन है, बड़े पहले आया था 2012 में, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर की पावर को बड़ा ब्रॉडेंड कर दिया है, तो इसका आंसर था यस 92CA सबसेक्शन 2A और 2B की प्रोसीडिंग चल रही है, उस प्रोसीडिंग में कोई दूसरी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी क्या गई है? पकड़ में आ गई है, जो एओ ने रेफर नहीं करी थी, तो भी ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर उस अदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का, सिर्फ इंटरनेशनल, डोमेस्टिक नहीं, सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का क्या कर सकता है? उसका भी एएलपी का डिटर्मिनेशन कर सकता है, भले वो एओ ने उसको क्या नहीं करी थी? रेफर नहीं करी थी। इवन क्या नॉट रेफर्ड बाई क्या है? असेसिंग ऑफिसर, लेकिन वो क्या जाती? नोटिस आ जाती है किसके? ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के, किसमें? प्रोसीडिंग के अंदर, तो वो उसका भी क्या कर देगा? एएलपी का डिटर्मिनेशन कर देगा। ये पावर उसको सबसेक्शन 2A और 2B से दे दी गई थी। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हमने यहां पर क्या कर लिया? कवर कर लिया है। इसके बाद में एक थ्योरेटिकल अच्छा क्वेश्चन आया है, आज भी आने के चांसेस हैं, कि भाई इंटरनेशनल क्या है? ट्रांजैक्शन है, असेसिंग ऑफिसर ने उसमें कुछ क्या करे? आर्म्स लेंथ प्राइस के एडजस्टमेंट करे, जिससे आपकी क्या हो गई है? टोटल इनकम इंक्रीज हो गई है। अब आप असेसी के पास क्या रेमेडी है? तो देखिए रेमेडी क्या है। पहली बात, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, तो आप जो भी वेरिएशन करना चाह रहे हो, आप जो भी क्या करना चाह रहे हो, उसकी टोटल इनकम में वेरिएशन करना चाह रहे हो, तो 144C डीआरपी वाला प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आपको क्या देना पड़ेगा? असेसी को ड्राफ्ट ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर असेसी चाहे तो उस ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट 30 डेज के अंदर अंदर अपनी क्या दे सकता है? ऑब्जेक्शन दे सकता है। जब से उसके पास में क्या आएगा? ड्राफ्ट ऑर्डर रिसीव होगा, उसके विद इन 30 डेज में वो डीआरपी को और असेसिंग ऑफिसर को उस प्रपोज्ड वेरिएशन के अगेंस्ट अपनी क्या दे सकता है? ऑब्जेक्शन दे सकता है। और दूसरी रेमेडी के, अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं देना चाहे
तो जो भी ऑर्डर क्या होगा, पास होगा, उस ऑर्डर के अगेंस्ट वो कमिश्नर अपील को क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। सेक्शन 246A होता है, 30 डेज में अपील करनी होती है। जब से डिमांड हमको नोटिस ऑफ डिमांड रिसीव होता है उसके 30 डेज में हमको अपील करनी होती, तो अपील कर सकते हो। वन मोर रेमेडी है, अगर आप अपील नहीं करना चाहते तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को 264 में रिवीजन एप्लीकेशन कर सकते हो। ये 3 रेमेडी आपके पास में अवेलेबल है। तो ये देखिए, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को आप रिवीजन एप्लीकेशन कर सकते हैं, कमिश्नर अपील को आप अपील कर सकते हैं 30 डेज में, जब से आपको नोटिस ऑफ डिमांड क्या हुआ है, रिसीव हुआ है वहां से। और नहीं तो असेसिंग ऑफिसर आपको क्या देगा, ड्राफ्ट ऑर्डर देगा। उस ड्राफ्ट ऑर्डर के में आप ऑब्जेक्शन दे सकते हो, विद इन 30 डेज में आप ऑब्जेक्शन दे सकते हो 144C में। किसको, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, किसको, पैनल को, 30 डेज जब से आपको ड्राफ्ट ऑर्डर क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो ये रेमेडीज आपके पास में अवेलेबल है। अगर ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, असेसिंग ऑफिसर कुछ क्या करना चाहता है, वेरिएशन करना चाहता है, तो उसको डीआरपी वाला प्रोसीजर क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, और आप ऑब्जेक्शन क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो अभी हमने करा, सीआईएफ वैल्यू और कौन सा है, एफओबी वैल्यू का है। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो अभी हमने करा, एक तरीके से ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये एक तरीके से आपके लिए सेल्फ क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है। तो अब तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर 10 इस पे आ रहे हैं, तो हम जो इंडिया में क्या है, कंपनी है एक्स लिमिटेड और जापान में येन लिमिटेड है, 55% शेयर्स क्या कर रखे, उन्होंने हेल्ड कर रखे, एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो गए। आउट ऑफ 7 डायरेक्टर्स में से 4 वर अपॉइंटेड बाई क्या है, देम। तो 4 वर अपॉइंटेड मतलब क्या हो गया, मोर देन क्या हो गया, हाफ हो गया, अपॉइंटेड कर रखे हैं, तो दोनों कौन हो गए, एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो गए। असेसिंग ऑफिसर ने ट्रांजैक्शन का वेरिफिकेशन करने के बाद में क्या करा, उसने ये पाया कि आपने जो भी रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने थे वो आपने क्या नहीं करे। जैसे 92D सबसेक्शन 1 से आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के डेटा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स क्या करने होते हैं, मेंटेन करने होते हैं। फिर आपको जो 92E से रिपोर्ट फर्निश करनी होती है, रिटर्न फाइल करने की जो भी ड्यू डेट होती है उससे एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर आपको अकाउंटेंट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। वो भी आपने क्या नहीं करी, फर्निश नहीं करी। अच्छा, रिपोर्ट नहीं फर्निश करने की पेनल्टी कितनी होती है, 1 लाख होती है। डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं करने पे 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन की क्या होती है, पेनल्टी होती है। और उन्होंने आपके क्या करे हैं, एडिशन करे। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है और जो भी वो वेरिएशन करना चाहते हैं, हम एलिजिबल एसएससी हैं, तो उनको डीआरपी वाला प्रोसीजर क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। 144C उनको पहले हमें ड्राफ्ट ऑर्डर देना पड़ेगा, और ड्राफ्ट ऑर्डर से अगर हम खुश नहीं है तो हम विद इन 30 डेज में क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्शन भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यही बताना है, 1 लाख रुपए की पेनल्टी, 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन की क्या है, पेनल्टी, डीआरपी वाला प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा 30 डेज, ये 1 लाख रुपए की पेनल्टी। तो सिंपल सा थ्योरेटिकल बेस क्या था, क्वेश्चन था, कुछ विशेष इसके अंदर नहीं था। ऑलरेडी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हमने 4% लाइबोर प्लस 1.5% मतलब 5.5% की रेट पे हमने एसोसिएटेड से लोन लिया था, जबकि उसकी रेट चल रही है 6%। ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपने प्रोविजन एप्लीकेबल कर दिया तो इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग जो एलपी डिटरमाइन करता है वो असेसिंग ऑफिसर के ऊपर बाइंडिंग होती है, उसकी कंफर्मेटी में उनको असेसमेंट करना पड़ेगा, वो उसका क्या नहीं कर सकते, डिसरिगार्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, वो उसका क्या नहीं कर सकते, डिसरिगार्ड नहीं कर सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन हमने अभी क्या कर लिया था, रीड कर लिया था। ठीक है, तो अब हमारे हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है यहाँ पर। हम तो कौन है, एक इंडियन कंपनी है। ठीक है, हमने 300 करोड़ की इनकम क्या करी है, डिक्लेयर करी है। बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट, फॉलोइंग एडजस्टमेंट से किनको, जिन्होंने 30% शेयर्स होल्ड कर रखे, मतलब एसोसिएटेड को। कितने कम प्राइस पे, $200, 200 क्या है, डॉलर पर कार क्या है, कम प्राइस पे। तो इतने से प्रॉफिट आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। बच्चों जैसे क्या है, ट्रीटमेंट है। ठीक है, सेकंड क्या है, हमने रॉयल्टी क्या करी है, पे करी है। 1 करोड़ 20 लाख डॉलर की क्या करी है, रॉयल्टी पे करी है। किसको, क्योटो लिमिटेड को।
यूज ऑफ किसके लिए, टेक्निकल नो हाउ। अगर हम उनकी टेक्निकल नो हाउ पे क्या है, होली डिपेंडेंट हैं, तो क्योटो लिमिटेड भी हमारा कौन हो चुका है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। हमने उनको 1,20,00,000 क्या करे हैं, पे करें रॉयल्टी के, जबकि उसकी उसी तरह की रॉयल्टी हम पे करते हैं दूसरों को $90 लाख। इसका मतलब हमने उनको $30 लाख क्या कर दिया, ज्यादा पेमेंट कर दिया है। तो इतने से हमारा प्रॉफिट इंडिया में क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। सिंपल सा ट्रीटमेंट था। तीसरा, लोन लिया है यूरो 1,000 करोड़ का 10% पर एनम की रेट से, किसी जर्मन कंपनी से हमने क्या करा है, लिया है। हमारी टोटल बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू से कुछ नहीं होता, टोटल बुक वैल्यू जो असेट है हमारी वो 90,000 करोड़ है। 90,000 करोड़ आईएनआर में हमने उनसे लिया है 1,000 करोड़ का यूरो में लोन, और यूरो का उन्होंने बताया 55। तो ये हो गया आपका 55,000 करोड़ हो गया, और टोटल बुक वैल्यू ऑफ असेट है 90,000 करोड़ हो गया। तो इसका मतलब 50%, 51% या उससे ज्यादा का टोटल बुक वैल्यू ऑफ असेट का 51% या उससे ज्यादा को उन्होंने लोन दिया हुआ है। तो हम हो गए कौन, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। उन्होंने हमको दिया 10% पर एनम पे, जबकि उसी तरह का लोन मिलता है 9% पर एनम पे। मतलब हमने 1% क्या है, पर एनम की रेट से ज्यादा इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 1,000 करोड़ है, 55 रुपीस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 55,000 करोड़ हो गया, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 1% की रेट ज्यादा पे कर रहे, तो मतलब 550 करोड़ से प्रॉफिट इंडिया में क्या होगा, इंक्रीज होगा। इससे पहले वाले केस में 30 लाख क्या है, डॉलर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीस उसकी क्या दी है, क्वेश्चन में रेट दी हुई है, तो ये हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और उससे पहले वाले केस में कितना हो गया है, 10,000 कार्स है, $200 कम चार्ज करें, मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, 50 हो गया। तो ये हमको क्या करने थे, ट्रीटमेंट करने थे। 10,000 कार्स हो गई, 200 मल्टीप्लाई बाई 50, ये $30 लाख हमने ज्यादा पे कर दिए थे, मल्टीप्लाई बाई 50, और ये था 55,000 मल्टीप्लाई बाई 1%। बहुत ही सिंपल सा एक क्या था, क्वेश्चन था। ओके, तो बस इससे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमने अराउंड 80 मिनट्स के अंदर आप देख सकते हैं 30 से 35 क्वेश्चंस हमने यहां पर क्या कर लिए हैं, सॉल्व हमने यहां पर कर लिए हैं। तो आप देखेंगे तो लगभग 2-2.5 मिनट हमको लगा है एक क्वेश्चन को क्या करने में, सॉल्व करने में। तो इस वीडियो से आप अप्रोक्स 1-2-2.5 मिनट लगा के आप एक क्वेश्चन को क्या कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं। और यहां पर जाकर ट्रांसफर प्राइसिंग हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। पूरी तरीके से का मतलब है बुलेट रिवीजन हम यहां पर कर चुके हैं, पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चंस कर लिए, स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस थे एक्स्ट्रा वो भी हमने यहां पर इनकॉर्पोरेट करके उनको क्या कर लिए हैं, पूरी तरीके से क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। तो एग्जाम पर्पस से इस चैप्टर की प्रिपरेशन हमारी पूरी हो चुकी है। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, प्रिपरेशन डायरेक्ट टेक्स्ट के अंदर कभी भी प्रोविजन बेस्ड, थ्योरेटिकल बेस मत करिए। एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल बेस करिए, आपको मालूम पड़ेगा कि आंसर कितना लिखना होता है, क्या क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है। और खास बात है, न्यूमेरिकल करने से प्रोविजन आपको क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। प्रोविजन बेस पढ़ने से या प्रोविजन बेस वीडियो देखने से प्रोविजन लर्न नहीं होगा, प्रोविजन तो आपको न्यूमेरिकल करने से ही लर्न होगा। तो पूरा का पूरा फोकस आप सिर्फ और सिर्फ किस पे रखें, न्यूमेरिकल पे रखें। यकीन मानिए प्रिपरेशन बहुत शानदार होगी, और जो रिपीटर्स हैं जो ऑलरेडी दे चुके हैं वो फील करेंगे कि यस इस बार उनकी प्रिपरेशन पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर है, डिफरेंट प्रिपरेशन है, और ऐसी है जिससे एग्जाम आसानी से क्रैक क्लियर किया जा सकता है अच्छे नंबर के साथ में। तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के भी बुलेट रिवीजन और उसी तरह से उसका प्रैक्टिकल सम यहां पर आपको क्या कराएंगे, कवर कराएंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।